अब एचआर ने मेरे को मेल कर दिया, मैं बोला अब तुम्हें टर्मिनेट करेंगे या तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। 1 महीना 2 महीना 4 महीना पूरी उड़ गई सेविंग, किसी से 10,000 20,000 करते करते गाड़ी बेच दी। मेरा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है इट इज मोर देन, चलिए इसी पॉडकास्ट पर रिवील कर दीजिए। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट व्हेन यू लूज हाउ टू बाउंस। जब हम एक दिन 1 लाख बना लेते हैं तो हमको तुरंत लगता है 20 दिन में 20 लाख। कुछ लोग तो इतना ज्यादा कमाते हैं कि आलिया भट्ट भी शर्मा जाती है। आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं थोड़ा सा। ओके। एक इंजीनियर और सडनली मार्केट में आ जाता है और मार्केट को लेकर कंटेंट बनाने लगता है, एक ट्रेडर बन जाता है, फुल टाइम मार्केट को देखने लगता है। हाँ। ये शिफ्ट कैसे हुआ? तो शिफ्ट बड़ा लंबा था कहने के लिए। शिफ्ट आपने एक सेंटेंस में बोला, लेकिन ईयर 2008 की बात है। तो मेरे कलीग ने, फ्रेंड ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया शेयर बाज़ार में। उससे पहले मैं इंजीनियर था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है, और मार्केट के आने के जस्ट पहले मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। तो आर्मी का एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसको SSB कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो उसके सेंटर्स होते हैं, 3 सेंटर हैं आर्मी के। तो इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर कहलाता है। तो वहाँ पे मैं गया क्योंकि मेरे बड़े भैया भी आर्मी ऑफिसर हैं और काफ़ी सीनियर हैं। और तो मेरा ये था कि मुझे अपने भैया जैसा बनना है। तो मेरे मन में हमेशा था कि आर्मी में जाना है, लेकिन आर्मी का जो रिटर्न प्रोसीजर है बहुत टफ है, वो मुझसे निकल नहीं पाता था। मैंने NDA दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, लेकिन एक और एंट्री होती है, कई सारी एंट्रीज होती हैं, लोगों को पता नहीं है। एक होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, एक होता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो ये सारी एंट्री होती हैं अलग अलग लेवल पे। एक NCC एंट्री होती है, तो लोगों को पता नहीं है। तो मैंने एक ऐसी एंट्री से किया जिसको यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम कहते हैं, UES, और उससे सीधे आप IM में जाते हो और 1 साल बाद आप लेफ्टिनेंट और फिर उसके बाद बहुत जल्दी कैप्टन बनते हो। तो उसको जैकपॉट स्कीम भी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं है और आप अपनी सिविल लाइफ इंजीनियरिंग की जी के जाते हो। तो मैंने वो उसका SSB दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन सेंटर इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ। मेरी मम्मी को कभी पसंद नहीं था कि दोनों बेटे फ़ौज में जाएं, इसलिए मैंने कहा कि अब मैं मम्मी के बहुत करीब था। लास्ट ईयर कैंसर से उनका देहांत हो गया, लेकिन मैं उनका एक शब्द मुझे याद आता है पिछले साल। उन्होंने कहा दोनों बेटे चले जाएंगे तो मुझे कौन देखेगा अगर टाइम पड़ा तो। और पिछले साल पूरे साल मैंने उनकी सेवा की, सुबह शाम दिन रात, और भैया नहीं आ पा रहे थे। तो फौज की नौकरी ये होती है, इतने सैक्रिफाइसेस होते हैं जो लोगों को नहीं पता। और कुछ मैंने छोड़ा और उसका अर्थ या उसका जो कहते हैं ना कि आउटपुट पिछले साल था कि अगर मैं भी फौज में होता, मान लो कहीं पे UN मिशन में होता या कहीं पे ऐसी जगह होता जहाँ पे दिक्कत है, घर आना मुश्किल हो जाता, तो कौन देखता? माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल आर्मी फैमिली की लाइफ है। सेक्रीफाइसेस ही सेक्रीफाइसेस हैं, और एट द एंड आप कभी खुशी खुशी नहीं जाओगे फैमिली वाइज, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं कर रहे होते हो, करना पड़ता है। वो जॉब ही वैसा है, जॉब ही वैसा है। तो दिखता भी नहीं है। इन दोनों टाइम के बीच में 10-12 साल का अंतर है, लेकिन आप रिलेट करो तो सब चीज़ें सही हैं। मम्मी ने सही बोला था कि दोनों चले जाओगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा, ज़रूरत पड़ गई तो कौन आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो टाइम बीता, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मैकेनिकल इंजीनियर ठहरे। तो CAD CAM CAE डिज़ाइन, ये सब गाड़ियाँ जो डिज़ाइन होती हैं, प्लेन डिज़ाइन होते हैं, इस वाली फील्ड से मैं हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जॉब किया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा था नहीं इन सब चीज़ों में, डिज़ाइन में। तो फिर मैंने उसमें सेल्स ट्राई किया, मैंने उसमें क्वालिटी प्रोसेस ट्राई किया। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका मिला, तो उससे मेरी थोड़ी पर्सनालिटी, क्योंकि हम लोग जहाँ से हैं वहाँ पे इंग्लिश बोलना, और आज से 10-12 साल पहले इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती थी MP में। ठीक है, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश नहीं बोलते थे लोग, जबकि हम कॉन्वेंट स्कूल में थे। सिर्फ लिखते थे, दैट्स व्हाट, उतना ही था इंग्लिश जो लिखना है। हाँ, एग्जाम में लिखना है इंग्लिश में, इसलिए वही इंग्लिश है हमारी कंपलसरी। तो वहाँ से बाहर निकलना, ट्रांजिशन बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन SSB आते आते कॉन्फिडेंस आ चुका था और टूटी फूटी इंग्लिश बोलने थोड़ी थोड़ी जुड़ने लगी थी। तो उससे मैं आया और फिर जॉब में गया, फिर बैंगलोर में नौकरी की। बैंगलोर में माहौल वैसे भी थोड़ा इंग्लिश का है, तो वहाँ इंग्लिश और सुधर गई। आज भी मुझे नहीं पता मैं ग्रामेटिकली क्या गलती कर दूँ, लेकिन जोड़ जाड़ के काम चला लूँगा। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश चाहिए, अच्छी इंग्लिश चाहिए, लेकिन अगर ग्रामर बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में कभी आप पीछे न रहो। और वो सारी चीज़ें अगर मैं आज कनेक्ट द डॉट्स करता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इतने साल जॉब की
और मैंने अच्छी जगह जॉब की। मैंने लास्ट जॉब जो थी IBM में की, प्रोजेक्ट मैनेजर था, फॉरेन क्लाइंट से, डायरेक्टर से डील करता था, और वो लोग बहुत खुश रहते थे जस्ट बिकॉज मेरा जो कम्युनिकेशन और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है वो उन्हें अच्छा लगता था। तो दे वर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग कि यार कहाँ है अपना, जैसे हमारे कॉल होते थे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो वो मुझे बुलाते थे। तो आई यूज़ टू फील वेरी गुड। तो ये मेरी जर्नी रही है। और ट्रेडिंग मेरे शुरुआती फेज़ में बेंगलोर में ही मेरे एक मित्र ने बताई, तो मुझे लगा कि यार बोरिंग हो रही थी जॉब। जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइन छोड़ के मैं सेल्स ट्राई कर रहा हूँ, क्वालिटी प्रोसेस ट्राई कर रहा हूँ, कुछ आप तो ढूंढ बोर रहे हो रहा थे, था कुछ मैं। ढूंढ आई रहे वॉज थे। नॉट गेटिंग दैट किक, क्योंकि भाई, और एक आर्मी छोड़ने का पछतावा वो मन में 2-3 कहीं ना साल कहीं था। मन में मैं लेके चला हूँ। अभी भी है वो? अभी भी होता है कभी कभी, जब भैया के यहाँ जाता हूँ और सैल्यूट लोग मारते हैं उनको, तो होता है कि मुझे भी चाहिए था ये। हाँ, ऑब्वियसली मेरे साथ वाले सारे लोग लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, मेरे साथ वाले, तो मैं भी होता लेफ्टिनेंट कर्नल होता अभी। लेकिन ठीक है, इट्स ऑल डेस्टिनी। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि जो पिछले साल मैंने देखा, आई वॉज देयर, और कोविड के बाद से घर वालों के साथ जीने का काफ़ी मौका मिला। मेरे लिए वो बहुत वैल्यूबल है। उससे भी वैल्यूबल है कि मैं लॉस से प्रॉफिट में आया। कोई लोग बोलेंगे यार लॉस रिकवर हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आखिरी समय पे माँ बाप के मैं काम आया। ठीक है, पापा अकेले क्या करते, उनकी भी एज है, दौड़ते भागते परेशान होते, मैं था, दिन रात भागा, और उसके साथ साथ यूट्यूब भी किया। मैं रोड चलते, हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों में बैठे वीडियो बनाता था। लेकिन मैंने शुरू के कुछ महीने तक किसी को नहीं बोला कि घर में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जो भी जर्नी आपकी लाइफ की है, आज आपके सामने है, मेरी लाइफ की जर्नी मैंने अभी शॉर्ट में बताई है, डिटेल में इस पे जाएंगे। लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग में आने का जर्नी था, शुरू में मुझे लगता था कि मैं कभी आया ही क्यों, क्योंकि लॉस होते हैं तो फिर ये लगता है यार किसी ने मुझे ट्रेडिंग सिखाई क्यों, दिखाया क्यों। और आज जो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे जो लॉस में हैं, वो सोचते होंगे कि यार ये 2020 में कोरोना आया क्यों, और कोरोना आने के बाद मैंने ट्रेडिंग शुरू क्यों की, क्योंकि वो लॉस में है आज। लेकिन मार्केट ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, कुछ साल लगेंगे, समझना पड़ेगा। बियर मार्केट, बुल मार्केट, बहुत ज़्यादा मार्केट के सारे फेज आपको देखने पड़ेंगे। हो सकता है वो फेज आपको 2 साल में मार्केट दिखा दे। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 से लेके 23 के बीच में आपने जो देखा है, वो देखने में कई लोग को 8-9 साल लगते हैं। और ये आप तो लकी भी हो, आप लकी हो कि आपको सारी चीज़ें दिख गई। अब अनलकी इसलिए हो क्योंकि लॉस हुआ है। बहुत लोगों ने इसके ये साइकिल देखने के लिए 10-10 साल 12-12 साल दिए हैं। एब्सोल्युटली। मैंने 2009 में, मैं बताता हूँ आपको कि 2009 में मेरा 3 लाख का पोर्टफोलियो था, 3 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। वो 3 लाख का पोर्टफोलियो मेरा हो गया था 70-80 हज़ार का। मतलब 60-70%, 80% बहुत डाउन था। मतलब उसको देखने का मन नहीं होता था, मैं खोलता ही नहीं था। मेरे पास शेयर थे कुछ HDIL, इंडिया बुल रियल एस्टेट, यूनिटेक, ये सब 80-90। मतलब आज तो पता ही नहीं कहाँ है लोगों का कंपनी। हाल है वही हाल था। हाँ, और जो लोग सोच रहे हैं कि आज हमारा किस्मत खराब है, इससे भी बुरा हमने देखा है। कई कंपनियां तो आज है ही नहीं। हाँ, नाम ही नहीं पता लोगों नाम ही क्या नहीं उनको। पता, डीलिस्ट। और मेरा स्वागत मार्केट ने कैसे किया। सलमान खान बोलता है ना कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो हम भी आए कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। आए हैं, कर दिया मार्केट ने आर्मी ऑफिसर बन सकते थे, अब आए हैं तुम्हारे पास कुछ बड़ा करने। दूसरी जंग तो लड़ने। सत्यम ने हमको वो दे दिया, स्वागत कर दिया हमारा। बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ। तब तक क्या हुआ कि हमें नहीं पता था कि जो चीज़ सस्ती है वो और सस्ती हो सकती है। तो जिस दिन सत्यम का आया, बम फटा, तो उस दिन तेज़ी से 180 रुपये था शायद, उसके एक दिन पहले या कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस दिन 80 आया, 60 आया, 60 आया जब वो शेयर, तो मुझे लगा यार इतना सस्ता हो गया, 60-180 का। मैंने 60 पे ले लिया 20,000 रुपये का। और मेरे पास 20,000 रुपये, 25,000 टोटल सेविंग थी बैंक में। मैंने जल्दी से ट्रांसफ़र की। मैंने कहा ये तो डील है, ये तो बिल्कुल सेल चल रही है। वो सेल में मैंने ले लिया। वो अगले दिन सुबह 6 रुपये, मैं डर गया 6 रुपये देख के। तो फिर उसको मैंने बाउंस पे 20 के आसपास, 20-25 के आसपास निकाल दिया। वो मेरा पहला लॉस था जो मैंने बुक किया था, बड़ा 15-16 हज़ार कुछ था। वहाँ पे एक लोगों का वो भी सोचना होता है कि मैंने इस स्टॉक को 100 रुपये पे देखा है और अभी 20 रुपये है, तो ये 100 तो चला ही जाएगा। मतलब मान के चलते हैं कि 20 रुपये पे है, पर वो 100 कई तो लोग की स्ट्रैटेजी भी है ये। कई लोग की स्ट्रैटेजी है कि 2-2, 3-3 रुपए गिरे तो लेते जाओ, और फिर जब ऊपर जाए तो बस देखते जाओ। क्योंकि उनको, किसी को भी ये नहीं पता कि बेचना कब है, खरीदना। इसमें कौन सा तुक है? 100 की चीज़ 50 चल रही है, मार दो, खरीद लो। हो सकता है वो एक जाने वाली हो। हाउ डू यू नो? आपको नहीं पता। लेकिन लोग यही नहीं समझते कि अगर किस्सा कितना बड़ा है, इशू कितना बड़ा है, मुद्दा कितना बड़ा है, तो समझना पड़ेगा। फॉलिंग नाइफ की जो डेफिनेशन है
वो मुझे तब समझ में आई जब मैंने फॉलिंग नाइफ पकड़ लिया सत्यम के नाम इसको अपन थोड़ा लॉजिकली भी देखें तो जो चीज 80% गिरी है वो 90% भी गिर सकती है। पर जब आप 80% गिरने पे 20 रुपए पे खरीद रहे हो, वो जब 90% गिरेगी आपका तो पैसा आधा हो गया। आधा हो गया। और यही मैं अभी कह रहा था कि 100 से जो 20 रुपए आ सकती है वो 20 से 0 भी जा सकती है। एब्सोल्युटली। 100 से 20 आई है उसका भी तो कुछ कारण है ना। रीजन तो होगा ना, कुछ तो कारण बिना रहे रीजन होंगे। के थोड़ी आएगा वो। बिना कोई तो रीजन के reason मार्केट रहा आपको होगा। मौका नहीं देगा। एब्सोल्युटली। तो मेरा वो जो एक्सपीरियंस था ना, उसने मेरे को फिर अगले 1 साल परेशान किया, क्योंकि हम रिवेंज वाले लोग हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, और अंदर से ब्लड से फौजी, तो हाथ बदला धो के लेंगे, पीछे पड़ रिवेंज, खून का बदला खून, लॉस का बदला प्रॉफिट, और उसी शेयर से पैसा निकालना उसी से निकालना है। हाँ, दूसरे ने नहीं जाना तूने है। ही मेरे साथ धोखा किया है, तुझे ही इंतकाम छोड़ूंगा लूंगा। नहीं, इंतकाम तेरे से ही लेना है। तो अगले 1 साल तक ट्रेडिंग की है। उसमें 16,000 लॉस था, अगले 1 साल के बदले में 50,000 का लॉस सत्यम में। मैं सिर्फ पूरे साल सत्यम को ही ट्रेड करता था, उसी के न्यूज़ ढूंढता था, उसी में कैंडल देखता था, आज ऊपर जा रहा है तो हाई पे ले लेता था, अगले दिन डाउन, और जब गिरने लगता था तो फिर वही तब भी इंट्राडे और एफएनओ इंट्राडे करता था तब तक। 2012 तक मैं इंट्राडे में ही खूब खेला कूदा। आईपीओ आते थे, आईपीओ में उस टाइम पे लेवरेज मिलता था। लेवरेज उस टाइम काफ़ी फेमस था, तो लेवरेज मिलता था, तो कोई आईपीओ आए और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी ओपनिंग में तो भागे, तो उसके पीछा करें उसका 2x 3x 5x लेके, तो उसमें पैसा आए भी और जाए भी। ये नहीं पता कौन क्यों जा रहा है ऊपर, कितना ऊपर जाएगा, गिर जाएगा। 100 से 200 पे चेस किया हमने, और वो 200 से 400 चला गया। फिर हमें लगा यार 200 का लॉस हो गया, क्योंकि वो जो मिस हो गया वो loss लॉस मान लगता लेते था। हैं। हाँ। ये तो मेरा हिस्सा है, ऐसे कैसे मेरे चला हाथ गया? से कैसे छूट सकता है। और फिर 400 पे फिर लेते थे, और फिर वापस से 300 आ जाए। तो जो दिया उससे ज्यादा लेके जाता था। तो ये सारे खेल किए हमने 2012 तक। और 2012 के बाद मैंने कोई एक फ्रेंड थे भैया के, उन्होंने बोला कि मैं फिर ऑप्शन ट्राई करने लगा स्टॉक के। इंट्राडे में थक गया, आईपीओ में थक गया, पक गया, पैसे धीरे धीरे जा रहे थे। ज़्यादा सैलरी थी नहीं, ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो ज़्यादा उड़ाए नहीं, सिंपल। ज़्यादा होते तो ज़्यादा उड़ाते, और लोन लेने की सोची नहीं उस टाइम पे। डेट पे मैं बहुत लेट आया, लेकिन जब भी आया अच्छे से आया। तो कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। फिर 2012 में क्या हुआ कि ऑप्शन में आ गया मैं निफ्टी में। उसने बोला कि स्टॉक में पंप डंप बहुत होता है, और न्यूज़ के पहले उसे एंटिसिपेट करके प्रीमियम को फुला दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आईवी क्रश होता है रिजल्ट के बाद, और तुरंत प्रीमियम कम हो जाते हैं। वो सब चीज़ें हमको नहीं पता थी। हमको तो लगता था कि यार सब कुछ दुनिया में अच्छा है, सब कुछ प्यारा है, कोई धोखा नहीं होता, सब आइडियलिस्टिक है, सब आइडियलिस्टिक है, एवरीथिंग इज फेयर। लेकिन जब समझ में आया कि यहाँ तो चूना लगता है स्टॉक में, तो स्टॉक छोड़ के इंडेक्स में घुस गए। निफ्टी का इंडेक्स होता था, मंथली एक्सपायरी होती थी। बैंक निफ्टी ये सब नहीं ट्राई किया। निफ्टी, अब निफ्टी में अच्छी बात क्या थी कि ज़्यादातर बड़े इवेंट महीने के एंड में होते थे। 20, 25 आरबीआई पॉलिसी, फेड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी मंथली एक्सपायरी के आसपास होती थी। तो मूवमेंट जो होते थे, जब भी होते थे तो बड़े होते थे। और 20 अगर पूरे महीने की एक्सपायरी है तो महीने के आखिरी हफ्ते तक में तो प्रीमियम सारे के सारे श्रिंक हो चुके हैं। उसके बाद जो भागता था तो मज़ा आ जाता था, अरे वाह। मतलब रियली आज क्या मूवमेंट होते हैं आजकल, तो आप नहीं पकड़ सकते गैप अप। वो सीधे 10 का 100 होता था गैप अप गैप डाउन में, इतने बड़े मूवमेंट्स होते थे। तो वो सारी चीज़ें की हमने 2013, 14, और 13-14 में थोड़ा रिफाइन किया, थोड़ा कन्विक्शन अपना अच्छा हो गया, ट्रेंड को पकड़ना अच्छा हो गया। लेकिन इमोशनल करेक्शन नहीं कर रहा था अपने आप को। मैं इमोशनली अभी भी गड़बड़ कर रहा था। वो मुझे एहसास नहीं हुआ। एहसास तब होता है जिस दिन आप लॉस करते हो। वो ये था, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, प्रीमियम धीरे धीरे डिके हो रहा है तो बैठे ही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कभी चमत्कार हो गया अचानक से मंथ एंड में तो पैसे आ गए। तो जब ये चीज़ें देखी हमने तो एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि यार मैं अच्छा हूँ डायरेक्शन पकड़ने में, लेकिन मंथली एक्सपायरी के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि आप शुरू में कितना भी अच्छा डायरेक्शन पकड़ लो, पैसा नहीं बनेगा, और लास्ट में एक गलती कर दो, गेम ओवर। यही होता है ना। आज भी थर्सडे को आप गलती कर दो एक्सपायरी के दिन, तो आपके पूरे हफ्ते के अच्छे काम को वो बर्बाद कर देता है, और वो हमारा पूरे महीने का बर्बाद कर देता था। और जब एक महीने की एक एक्सपायरी होती थी तो साल बीतने में पता नहीं लगता था। अभी लोगों के हफ्ते जैसे बीतते हैं वैसे हमारे महीने में साल बीत गया आपका। 12 महीने ऐसे बीत गए, 12 एक्सपायरी तो हुई। तो टाइम वाज मूविंग वेरी फास्ट, समय बहुत जल्दी निकला। और फिर 2012, 13, 14, 14 में थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ अपने कन्विक्शन में, ट्रेडिंग स्टाइल में, और थोड़ा लोन में भी वृद्धि हुई। कैसे हुई कि स्टार्टिंग विद क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए पर्सनल लोन, फिर एक कुछ प्लॉट वॉट लेने का था तो उसको लेकर थोड़ा बड़ा लोन ले लिया। अब बड़ा लोन तो उसको अच्छे काम के लिए लिया था, चलो फिर भी प्लॉट वॉट वैल्यू बढ़ती है, एसेट बनता है। लेकिन
हुआ क्या कि फिर उसके बाद लगा कि थोड़ा सा ट्रेड कर लिया जाए, और उसी वही लोन लेकर ट्रेड किया? लोन के लोन वाले ही amount से पैसे, trade लोन कर मिल लिया। गया, लोन में कुछ पैसे 10-50 हज़ार बचे तो ट्रेड कर लिया। फिर लगा यार ये 50 हज़ार की जगह अगर 4 लाख हो तो और मज़ा है, बड़ा गेम खेले। और तो फिर लोन थोड़ा लिया जाए। लोन ले लिया, टॉपअप पे टॉपअप। तो टॉपअप लोन एक बहुत ही घातक अस्त्र है जो जॉब वालों को मिल जाता है, हाँ, है ना। और उनको पता नहीं किधर फायर करना है, हाँ हाँ उनको पता है फायर करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन क्या होगा नहीं पता, किसकी लाइफ में होगा ये भी नहीं पता, अच्छा होगा बुरा होगा ये भी नहीं पता। तो टॉपअप लोन कॉल आते, हाँ कर दो। तो 3 का 4 लाख का 5 लाख हुआ, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, ऐसे करके लोन धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपअप होते थे। कहते हैं ना जैसे रिचार्ज खत्म हो गया भाई टॉपअप कर दे, बस वैसे ही लोन के टॉपअप होते थे। ये उस टाइम की बात है जब टॉपअप वाज वेरी, आज भी होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज उतने आसानी से नहीं मिलते आप। सिंस 3-4 साल मैं आई एम डेट फ्री एंड आई एम टोटली, आई डोंट टेक एनी डेट, सब कुछ अपने डेबिट कार्ड से पूरा काम करता हूँ। लास्ट वाली स्टोरी बताऊंगा, दैट वाज द मोमेंट जहाँ से मेरे अंदर से वो डर भी ख़त्म हुआ और चीज़ें बदली, क्योंकि डेट आपको प्रेशर में रखता है। मुझे तब नहीं समझ में आया ना, तब तो मैं लेता जा रहा था। तो 2015 मेरा बहुत अच्छा रहा। जीरोधा ने एक पोर्टल खोला था जहाँ पे उनके बेस्ट ट्रेडर्स लिस्टेड थे। उस बेस्ट ट्रेडर लिस्टेड में मेरी सेकंड या थर्ड रैंक चल रही थी। आई थिंक निखिल कामत वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। वो कुछ रेटिंग था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है नाम क्या था उसका। तो उसमें आप अपने गैलेक्सी के स्टार्स पे अपना नाम रख देते थे और आपका रियल नेम नहीं होता था, बस आपकी परफॉर्मेंस दिखाता था कि कितने परसेंट है। तो मेरी 300-400% चल रही थी, और उस दौरान में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो पीक पे गया, और मैं 8-9 लाख मेरा लोन था, ठीक है, 8-9 लाख लोन हो चुका था, और मैं 35 लाख तक पहुंच गया। ओके, 35 लाख पहुंच गया, काफी बड़ी बात है बड़ी है। और साल भी और उसमें कुछ अपने पैसे भी रहे होंगे, बट डेफिनेटली इट वाज 3 टाइम्स रिटर्न, 3.5 टाइम्स। अब हुआ क्या कि वहाँ पे मैंने एक बेट ली, ठीक है, कि निफ्टी वाज 7700 अप्रॉक्सीमेटली, वो टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 7700 पे निफ्टी चल रहा था, और मैं उम्मीद कर रहा था ये ब्रेकआउट होने वाला है। मैं उस टाइम पे RSI फॉलो करता था, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन RSI फॉलो करता था, और RSI मेरी अच्छी कमांड थी उस टाइम पे। ये 2015 की बात है। और वहाँ से ब्रेकआउट उम्मीद करते करते मैंने उस ट्रेड को लिया, और वो ट्रेड मैंने एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते, मंथली एक्सपायरी, मंडे को उसको डर के मारे बुक कर लिया, क्योंकि वो डिके होते होते मेरे को 15 लाख में कुछ 3 लाख लॉस दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ये भाग क्यों नहीं रहा है, इसको तो जाना चाहिए था। हम क्या इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपनी स्टडी पे ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमारा एनालिसिस है तो हमें लगता है कि कल ही क्यों नहीं हो जाए, आज ही क्यों नहीं हो जा रहा ब्रेकआउट। लेकिन जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी तेज ब्रेकआउट, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट, उतना स्ट्रॉन्ग। वो मंडे को क्या हुआ, वो ना उठ पा रहा ना गिर पा रहा, बस नेट कंसोलिडेट करके वो थोड़ी सी एंड ऑफ डे में 3 बजे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन इट वाज लुकिंग कि यार ये बहुत हैवी है मार्केट, उठ नहीं पा रहा है, जैसा मैं इसको जिस नज़रिए से देखता हूँ। मैंने बुक कर लिया लॉस भाई। जो अगले दिन से ब्रेकआउट आया जो प्रीमियम मैंने 60-70 का निफ्टी का बेचा, वो अगले दिन 140, उसके अगले दिन 280, उसके अगले दिन 300, 400, 450 पहुँच गया। और वो जो झटका था मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा, वो जो बुक करने के पीछे का रीज़न ये था कि आपका एनालिसिस की हेवी है मार्केट, या वो हेवी है मार्केट वाला एनालिसिस इस वजह से आया क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं था? एक्सपायरी वीक आ गया है। अगर मैं गलत हुआ, गलती से उठ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर गिर गया तो लॉस होगा बड़ा। कैपिटल यही बचा है, ठीक है। बट क्या उसको गलती बोला जाएगा या समझदारी कि आपने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो किया? क्योंकि आपका नहीं मूव होता, गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया वो बहुत बड़ी गलती थी। वो क्या था, जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मैंने बाउंस हो गया 2-3 दिन ना, तो हम क्या बोलते हैं अब कितना उठेगा, उसको शॉर्ट करना शुरू किया मैंने। और उस शॉर्ट करने में 2 दिन में उसने मेरी वाट लगा दी। आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए, ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करने लगे, क्योंकि हम मिस कर दिए ये वाला ट्रेंड। होता है ऐसा, हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। ये वो बोलते हैं ना हेटेड बुल रन, तो जब भी बुल रन मिस हो जाता है तो लोग उसको हेट करते हैं और वो और ऊपर जाता है। हाँ, और जितना हेट करते हैं वहां से वो 8700 तक गया था एक्चुअली, 85 या 8700, 7700 की बात कर रहा हूँ निफ्टी। उस टाइम तो 15% के अराउंड हो गया। हाँ, काफी लगातार नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे गया। ये हमारे भी कुछ दोस्तों के साथ 2020 में हुआ। उनको लगता था हम निफ्टी 4000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और फिर वो ऐसी न्यूज ढूंढते थे कि इटली में एक गांव में एक हॉस्पिटल में 1000 बेड कम पड़ गए, ऐसा तो उससे बोलते थे इससे निफ्टी गिरेगा। भाई निफ्टी को क्या इटली का गांव का पता है। और वो बंदा 14000 तक निफ्टी को शॉर्ट करता रहा। बाप रे।
सोच लीजिए क्या बचा होगा। बजाज फाइनेंस के शेयर उसके ऐसा पापा क्यों ने होता है? लेकर रखे थे। ऐसा और क्यों? आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, उसके पापा के पास बजाज फाइनेंस के शेयर थे जिसमें उन्होंने शायद 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2-3 करोड़ बन गए 2-3 थे करोड़ वो। बनाए थे, और बहुत वो early 2-3 stage करोड़ में। के बजाज फाइनेंस के शेयर कोविड के डंप में बॉटम पे सेल करके निफ्टी शॉर्ट मारना स्टार्ट किया उसने उस और पैसे पूरा से। पैसा गवा दिया उसने। और लगभग आप पकड़ लो 2020 दिवाली तक वो खाली हो गया आदमी। और उसके बाद वो हमें भी कभी नहीं दिखा। कहाँ चला गया पता नहीं, उसके बाद गायब हो गया वो। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक वेंजेंस कहते हैं ना, वेंजेंस, बदला। और बहुत ज़्यादा हम अंदर कंज्यूम हो जाते हैं अपने और वो थॉट। इतना मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट कैसे और चलेगा। वो इतना अग्रेसिवली बोलता था कि मैं शॉर्ट करूंगा और अगर मेरे अगेंस्ट चला तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, और सच में छोड़ना ही पड़ गया उसको। एग्रेशन इसलिए आता है क्योंकि आपके हिसाब से चीजें हो नहीं रही है, तो उसका गुस्सा आपके अंदर रहता गुस्सा है। और आपको ये vengeance, लगता है जो कि मैं मेरे बोला पास ना, reason वो है। एक ऐसा गुस्सा है ना जो कुछ नहीं देखता। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं फकीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो आपका मार्केट में आने का पर्पस आप भूल जाते हो कि आपका मार्केट में आने का पर्पस एज अ बिजनेस था, एज अ ट्रेडिंग था। मैं यही मेरे साथ हुआ ना। मैंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया और वो शॉर्ट करते करते मैं खाली हो गया। करीब फ्रॉम 35 लाख मैं 29 पहुंच गया था, और 29 से मैं 13-14 पहुंच गया था, सिर्फ उस बदले में, उस हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और सरप्राइजिंगली उसी टाइम पे मैंने उससे जस्ट कुछ महीने पहले मैंने नई जॉब ज्वाइन की थी, और मैं फ्रांस गया था, लियोन करके जगह है, वहाँ से मैं लौटा। और वहाँ पे जब मैं था तो मार्केट, मैं अपने कैपिटल के पीक पे था। वहाँ से आते आते कैपिटल थोड़ा डैमेज हुआ, यहाँ आते आते मैं निगेटिविटी में कंज्यूम होने लगा और मैं मार्केट को फाइट करने लगा। और उसी बीच में बॉस से मेरी थोड़ी सी नोक झोंक हो गई। मैंने उससे एक दिन लेट आ गया तो उसने कहा कि टाइम पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा ट्रैफिक इतना होता है, ये है वो है कुछ। मैंने कहा सर मैं लेट रुकता तो हूँ, अपने रीजंस दिए। मैंने कहा मैं लेट रुकता भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊँ तो क्या दिक्कत है। तो उसने बोला ऐसे नहीं चलेगा ये वो। तो मैंने कहा अगर आपको नहीं पसंद तो फिर कोई और ढूंढ लो, ऐसे करके। और उसने सीरियसली ले लिया, उसने एचआर से शिकायत कर दी। उसने बोला कि ही वांट्स टू लीव जॉब। अब एचआर ने मेरे को मेल कर दिया, ये वो इनिशिएट हो गया, और मेरे को फिर उन्होंने बोला अब तुम्हें टर्मिनेट करेंगे या तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। और मार्केट में फंड्स तो नीचे गिर ही रहे थे, अचानक से बेरोजगारी आ गई, और विद इन 1-2 दिन आई वॉज जॉबलेस। और ये अचानक से हुआ। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। मैं तो यार उससे पहले वाली कंपनी में मैंने 4-5 साल काम किया है, तो मैं टिकने वाला आदमी हूँ। मैं जल्दी जॉब नहीं छोड़ता। हो सकता है मैं माइंड में डिप्रेशन में था या जो भी, क्योंकि वो जो थोड़ा सा गलतियां उसी टाइम पे हुई थी। हाँ, थोड़ा माइंडसेट ढीला हुआ था वाली, आपका। और रिवेंज में हो आप, बिल्कुल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है आदमी। इससे वो भी दिखता है कि मार्केट का प्रेशर आपके रियल लाइफ पे कितना बहुत पड़ता है। और वो भी एक स्किल है कि आप- और जॉब जैसे ही गई, अगले दिन से तो ट्रेडिंग टोटल बकवास हो गई। मतलब जो करूँ लॉस हो। और मेरे को सिर्फ एक चीज़ दिखने लगा, मुझे वापस से 35 पहुंचना है, वापस से 35। वो एक नंबर दिखने लगा मेरे को। और वो नंबर मुझे पता है बहुत सारे लोग को दिखता है आज भी। मैं 50 लाख जब रिकवर हो जाएंगे मैं मार्केट छोड़ के भाग जाऊंगा। कहाँ भाग जाओगे? आप कहीं नहीं जाओगे। जिस दिन लॉस रिकवर हो गया ना, उस दिन आप उस अगर आपने लॉस रिकवर कर लिया तो आप इतने कैपेबल बन चुके हो कि आप फिर मार्केट को फुल टाइम ही बना लोगे, क्योंकि उस दिन आप उस लायक बन जाओगे कि इस मार्केट को आप बोल सको कि फुल टाइम ट्रेडर हूँ। क्योंकि जब मेरा लॉस रिकवर होने लगा, मैं भी अपना लॉस का वैल्यू बताता हूँ आगे चल के, वीडियो देखना आप पूरा। तो पॉइंट इज कि वहाँ पे जो मैंने गलती की ना, वो गलती मैंने उसके बाद थोड़ी की, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया ये वही वाली गलती है, और मैं बैकआउट किया। और उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं 8-9 महीने बेरोजगार रहा, और वहाँ से शुरू हुआ मेरा सबसे बुरा टाइम। जॉब नहीं थी मेरे पास, घर पे बता नहीं सकता था। और कुछ महीने पहले घर पे बड़ी बड़ी बातें झोंक दी थी मैंने कि 12-15 लाख रुपए हैं अपने पास, अपन कार खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुबई चले जाएंगे, ऐसा वैसा, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। और मम्मी पूछती हैं, नहीं मैं घर गया तो बोली कुछ काम के लिए पैसे लाओ, थोड़ा पैसे। तो मैंने कहा नहीं देना मुझे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े पैसे रखे थे। अब मैं अंदर से क्या बोलूँ। मुझे तब से बड़ा गिल्ट होना शुरू हो गया कि ट्रेडर का मुंह इतना बड़ा क्यों हो जाता है जब वो प्रॉफिट कमाता है। बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, और लॉस होता है तो गायब हो जाता है, बिल में घुस जाता है। उसके पीछे का एक शायद ये रीज़न ये भी है कि जो पूरी ट्रेडर की एक लाइफ साइकिल है वो 4 दीवारी के अंदर है,
तो उसे भी अपना शो ऑफ करना होता है कि यार देखो मैं इतना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसे दिखाने का चांस भी नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता। तो वो एब्सोल्युटली उसे ट्रेडर्स ने क्या है, जो मूवीज वगैरह में अपन ने इमेज देखी है वो अपन अपने दोस्तों को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हम भी वुल्फ ऑफ वॉल तो स्ट्रीट महीने भर में कमाते हो, देखो हम एक दिन में एक दिन में कमाते हैं, उसको ये नहीं बताते कि आप दूसरे दिन गवा भी दूसरे देते दिन हैं। गवा भी देते हैं। तो वो दौर बहुत बुरा था, वो दौर मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी कहूँगा, लेकिन कहने के लिए तो आसान है। 2016-17 बहुत टफ थे मेरे। 16-17 में 8-9 महीने जॉबलेस, उसके बाद जॉब लगी बड़ी मुश्किल से, 10 इंटरव्यू दिए। आप सोचो कि अच्छा खासा करियर है, टीम लीड था मैं उससे पहले वाली कंपनी में, मेरी सैलरी थी 95,000 और 2015-16 में 95,000 बड़ी अच्छी सैलरी थी और अच्छा करियर था, सब बढ़िया था, काम करने में भी अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, ट्रेडर जो होता है थोड़ा विद्रोही होता है, थोड़ा सा अजीब होता है, वो दबना नहीं चाहता, वो झुकना भी नहीं चाहता, वो किसी के अंडर भी काम नहीं करना चाहता, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, उठना भी चाहता है, गिरना भी चाहता और है। हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, और हारने पे, बदला लेने पे तुरंत निकल पड़ता है, तुरंत। तो ये सब चीज़ें की। अब वो इतना बुरा टाइम आया कि अब घर पे नहीं बता सकता, अचानक से पैसे नहीं बचे हुए हैं, EMI उसके बीच में जब ये दौर चल रहा था, मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन EMIs वेंट फ्रॉम 45,000 टू 65-70,000। Oh my God। फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन अभी बाकी है। अभी पिक्चर अभी आखिरी बाकी कील जो है। हाँ। और उस बीच में मैंने क्या किया, पैसे थे नहीं मेरे पास, R15 बाइक थी। अब 2015 में R14 में मैंने ली थी R15 बाइक। उस टाइम पे बहुत मतलब आप क्रेज हीरो, था, अलग ही क्रेज था और उसका। क्रेज ठीक अलग ही है, था। मुझे बहुत प्यार था अपनी बाइक से, मतलब क्या ही कहूँ मैं, उसको देखता था मैं चारों तरफ से, पोंछता था, बस निहारता ही जाऊं, निहारता रहता था, उसको मेंटेन रखता था। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे उसे बेचना पड़ा। उसके बाद दूसरी प्यारी चीज़ थी, मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक। तो उसके बाद मैंने एक टीवी खरीदी थी बड़े प्यार से, 80,000 की उस टाइम पे। आजकल तो स्मार्ट टीवी सस्ते हैं, सोनी ब्राविया का टीवी था 80,000। अरे बाप रे, वो तो सीरीज बहुत ही महंगी आई। उस टाइम पे बहुत महंगा था, लेकिन जब 35 लाख पहुंचा था, उसी टाइम पे मैंने एक अच्छा काम किया था, टीवी खरीद लिया था। शायद पता था कि इसको बेचना पड़ेगा, बैकअप प्लान बना क्योंकि मार्केट तो ले ही लेगा पैसे, तो कम से कम टीवी की कुछ तो वैल्यू मिली। आपने एसेट बना लिया तो मुझे बाइक बेचनी पड़ी। वो दिन मेरा बहुत दिल टूटा और उस दिन मुझे बहुत झटका लगा। लेकिन कहते हैं ना कि ट्रेडर को एक झटका नहीं, कई तमाचे पड़ने चाहिए, तभी वो सुधरता है, क्योंकि बहुत जिद्दी होता है, बड़ी ही अलग एक प्रजाति बन जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने गाड़ी चली गई, घर से उतरता था और तुरंत घर से उतरते ही गाड़ी में स्टाइल मार के बैठता था, और देखा एक दिन की गाड़ी ही नहीं है, लगा कि हे भगवान क्या दिन दिखाए। फिर एक दिन टीवी नहीं है, घर पे सिर्फ एक पलंग, तकिया, और ये वो आदमी है जो 2010-11 में US हो आया है, डेनमार्क हो आया है 3 बार, मैं मैड्रिड जा चुका हूँ, एम्स्टर्डम जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट ये सारी जगह, और सबसे लास्ट वाला फ्रांस ट्रिप मारा था मैंने। तो मेरे पासपोर्ट पे सारे सील लगे हुए थे, तो लोगों ने फोटो, अब उस टाइम पे तो भाई और यार ये तो विदेश जाता है, क्या बात है, सब जलवा इसी से हो जाता था। फेसबुक में एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जाओ भले 5 दिन के लिए, मूव्ड टू डेनमार्क, तो लोग बोलेंगे वाह यार ये तो शिफ्ट हो गया यार, क्या बात है, और फिर आ गए हैं वापस, लेकिन वो मूव टू हटाया नहीं है अभी, 1-2 महीने बाद हटाएंगे, मूव्ड बैक टू इंडिया। और तो जलवा 2 महीने बना रहता था, भले 15 दिन के लिए गए थे। फॉरेन ये सब बहुत होता था। तो ये सब करने के बाद ऐसे दिन देखना कभी सोचा नहीं था मैंने। सेविंग थी, PF था, कुछ सेविंग थी, धीरे धीरे उसको निकाला, यहाँ वहाँ PF निकाला, उसी से किसी तरह खर्चा चला। और जस्ट बिफोर अगली जॉब के पहले, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी, 10 इंटरव्यू दे चुका था मैं, और मुझे बहुत पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बताया नहीं है कि जॉब नहीं है, घर वाले पूछते हैं क्या कर रहे हो, मैंने बोला घर से काम कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमारे घर से हम लोग अच्छे हैं, हमारे घर में एक चिंगारी भी होती है तो लोगों को धुआं दिखने लगता है, बातें फैलती बहुत जल्दी हैं, तो नहीं बता सकते। प्लस घर वालों को भी स्ट्रेस होता है। हाँ, और समाज में बहुत इज्जत कि यार लड़का इतना है, उसकी नौकरी चली गई, हाँ नौकरी चली गई, और उससे बाहर वालों को तो मजे मिलेंगे, लेकिन घर वालों का दिल टूटेगा। मैं कभी वो नहीं करना चाहता था, मैंने कभी नहीं किया। मैंने घर वालों के लिए आर्मी छोड़ दी, तो मैं उनको कैसे हर्ट कर सकता हूँ, या कैसे बोल सकता हूँ, कैसे नीचा कोई बोल दे कि यार तुम्हारा बेटा तो बेरोजगार है। तो मैंने नहीं किया, मैंने पूरा सहा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सेविंग जाती गई, पूरी उड़ गई सेविंग। दोस्त से कुछ मांगा, एक दोस्त था उससे 50,000, किसी से 10,000, 20,000 करते करते गाड़ी बेच दी। उसी टाइम पे थोड़ा सा लगा कि कुछ करा जाए, तो फिर मैंने एक शॉप खोली।
बैंगलोर में BTM लेआउट में हमारा एक दुकान था, समोसा किंग करके था। आज भी उसका फेसबुक पेज है, तब का बनाया हुआ। वो हमने खोली। वहाँ पे 2 आदमी रखे, बिहार के थे। वहाँ पे हमने समोसे, पोहा, पराठे ये सब काफ़ी दिन चलाया। उसको हमने 1.25 साल चलाया। 1.25 साल चलाया और पैसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि ये सब बिजनेस कहने के लिए आसान है। दुकान लेने जाओ तो बैंगलोर में बहुत कॉस्टली, रेंट, पगड़ी, नहीं थे पैसे हमारे पास देने को। हम तो गाड़ी बेच के तो किसी तरीके से हमने वो खोला था, स्टॉल, ठेला, जो भी कह लो। आदमी की सैलरी देनी है, सामान है, फिर उसके बाद आएगा, फिर अगला अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ जाए। अब हम रोड के किनारे लगाए थे, तो रोड के किनारे लगाए थे जिसके घर में, उसने भी बोला, उसे भी शर्म ना आई, वो भी उसके भी रेंट लेता था। 8,000 रुपये रोड पे रखने का रेंट। अरे बाप रे। दुकान मिल जाती है हमारे यहाँ सतना में, बढ़िया दुकान 8,000 में, ठीक है। और पुलिस वाले आए, परेशान करे। ट्रैफिक वाला आया, छाता उठा के ले गया, कहीं बर्तन उठा के ले गया, गाड़ी भेजता था, परेशान करते थे, हरास करते थे। ये बैंगलोर की बात है, BTM लेआउट के बैंगलोर की बात है ये। बहुत परेशान किया। हमारे लड़कों को एक बार रात में 10 बजे 11 बजे थाने उठा ले गए। अब वो 10 बजे 11 बजे दुकान बंद हो जाती है, लेकिन अब वो साफ वाफ करते, रोड की दुकान है, कोई अंदर दुकान तो है नहीं। सही बात है। उठा ले गए, कैसे तुमने खोल दिया, ये वो, जबरदस्ती, सबको कमाना था। तो मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल है यार, ये तो जीने भी नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं है, दुकान खोली है सब बेच के, वो चल नहीं पा रही है, चलने नहीं दिया जा रहा है, करे तो करे क्या। अब ये सब चल रहा है, साथ में बैंक वाले भी फ़ोन कर रहे हैं पैसा वापस, लोन भी तो बढ़ गया है। और उसी के जस्ट पहले ट्रेडिंग के लिए मैंने एक फाइनल नेल ऑन द कॉफिन जो कह रहा हूँ मैं, मेरा EMI बढ़ के हो गया था 85,000। अरे बाप। फाइनल मैंने अटेम्प्ट मारा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो, घर पे बता नहीं सकते, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अब जब मैंने ट्राई किया तो भाई वो पैसे मेरे 2 हफ्ते में उड़ गए, क्योंकि शायद मैं इतना डेस्परेट हो गया था यार, क्योंकि हर तरफ से परेशानी तो मिल रही थी ना, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तिनके के सारे तैरने मैं कहा अब लगता है मार्केट, मतलब कैसे ना, कांपते हुए बटन दबाई मैंने, सोच के नहीं दबाई। आई वाज सो नर्वस, सो इमोशनल होकर आपने इमोशनल। कितने दिन रहे होंगे, क्योंकि कमरे में कुछ नहीं बचा है, टीवी भी नहीं है, बस पलंग और तकिया। और वो डिप्रेसिंग मोमेंट ये होता है कि एक एक चीज जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, कमरे से जाती है। हाँ। पैसा अकाउंट से जाता है वो नहीं दिखता है, पर फिजिकली सामान गायब होता है, सामान गायब हो रहा है, दिख रहा है, हर्ट कर रहा है। हर दिन घर से बाहर निकले तो बाइक नहीं है, बाइक नहीं है। जिस आदमी ने पाउन रखा हो, मेरे पास कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं थी, R15 1.5 लाख की बाइक 2014 में ली थी, तो शौकीन आदमी हूँ उस हिसाब से। लेकिन वो सब जीरो, एवरीथिंग इज लाइक फॉलन फ्लैट। और वो सामान जाते जाते आपकी प्राइड कटती जाती है। हाँ, अपने नज़र में, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अपने नज़र में जो आदमी गिर जाता है ना, हाँ। या अपने नज़र में जो अपने आप को अपन नीचे देखने लगते हैं, वो बहुत हर्ट करती है। तो ये सब टाइम जब बीता ना, तो उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई मार्केट जो है ना, वो तुमसे क्या क्या ना करा लेगा अगर तुम कंट्रोल ना करोगे। मतलब साइकोलॉजी और माइंडसेट, और जब पैसा आए तो उस पैसे को ले लो। मैं बोलता हूँ बुक कर लो, कई लोग बोलेंगे तुमने जल्दी बुक करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, लेकिन मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि यहाँ पे बुलिश मत हो, उठ चुका है काफ़ी। क्यों? क्योंकि 18,900 पे तो बहुत लोग बुलिश हुए थे ना। क्या हुआ शेयर्स का? IT में जब रैली आई थी सितंबर 2021 में, बहुत सारे लोग बोले अब तो 10,000 जाएगा, TCS 5,000 जाएगा, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? नेवर गेट ग्रीडी एट द पीक। अब पीक कैसा है? Nobody knows where is the peak। लेकिन एक अंदेशा तो लग जाता है जब अंट शंट प्राइस भागते हैं। उस टाइम पे IRCTC 2-3 दिन में 40-50% ये वो भाग रहा था, दिखने लगता है फ्रॉथ, बिना मतलब के भाग रही है चीजें। हाँ, वो सब चीज़ याद आने लगती है। कब? जब वो दौर आता है। जिन लोगों ने पिछले 3 साल में गलती की है, उनकी लाइफ में अगर आज स्ट्रगल होगा ना, तो उम्मीद है कि उनको वो सारी गलतियां याद आ रही हों, क्योंकि याद आनी पड़ेगी। अगर नहीं याद करोगे तो बदल नहीं पाओगे, या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, या फिर उनको याद करो और दोबारा वो गलतियां ना हो। कहने के लिए आसान है, मैं तो 3 साल पहले आया मार्केट में, यूट्यूबर बना और ट्रेडर बन गया, सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। कोई नहीं बना। रोज प्रॉफिट कमाता हूँ। और आजकल तो बहुत लोग रोज प्रॉफिट कमाने भी लगे, स्क्रीनशॉट डालते हैं। अरे अब उनका क्या ही है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा कमाते हैं कि आलिया भट्ट भी शर्मा जाती है। टैक्स भरने के मामले में। हाँ, टैक्स भरने के मामले में फिर रणबीर को मनाना पड़ता है, मत शर्माओ इतना, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी कमा सकती हो शेयर, तुम भी ट्रेडिंग सीख लो। वो भी डिप्रेशन में है कि मैं क्यों नहीं कमा पा रही हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो एक रियल ट्रेडिंग लाइफ है ना,
और जो सोशल मीडिया में दिख रहा है टोटल रील है, टोटल रील है, कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है कंटेंट बस। क्रिएट है। मूवीज की तरह, जैसे मूवीज में कूल दिखाया जाता है ट्रेडिंग को। मेरा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है इट इज़ मोर देन 4-5 टाइम्स, लेकिन मैंने उसको लेके, अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल में आ चुके हैं, मैंने अभी तक डाला नहीं। मैं देख रहा हूँ क्या तमाशा चल रहा है सोशल। चलिए इसी पॉडकास्ट पर रिवील कर दीजिए। कैपिटल तो Capital, लास्ट ईयर जो मेरा प्रॉफिट था, मैंने पीएनएल भी डाला था, वो 1.25 करोड़ के आसपास था। और इस साल का जो मेरा पीएनएल है, मैंने वीडियो नहीं डाला है लेकिन ठीक है, इस साल का मेरा पीएनएल है क्लोज टू 6 CR प्लस। और उस 6 CR में एक झटका भी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे दूसरे सेक्शन में। क्योंकि उस झटके के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपको ये बताएगी कि आप बार बार गिरोगे, बार बार उठना पड़ेगा, फाइट मारना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े चंगेज खान ट्रेडर बन जाओ, उस लेवल पे भी झटके लगेंगे, लेकिन झटकों से बचना, कम से कम डैमेज होना और उबरना, यही है गेम। वही एक्सपीरियंस भी सिखाता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट व्हेन यू लूज हाउ टू बाउंस। क्या तरीका है, वो तरीका किताब में नहीं मिलेगा, वो तरीका तुम्हारी पर्सनालिटी वाइज कस्टमाइज्ड होगा। तुम्हारी पर्सनालिटी है कि मुझे एक्सपायरी में खेलने का बहुत शौक है, मुझे बाइंग ही करने का शौक है, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कैरी कर ही लेता हूँ डेली पोजीशन। ये सब तुम्हारी कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉल्यूशन कॉमन कैसा हो सकता है? सॉल्यूशन भी तो कस्टमाइज्ड होगा, और वो सॉल्यूशन भी अंदर से आएगा, क्योंकि तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। सॉल्यूशन कॉमन होता तो सब ट्रेडर बन जाते ना। लेकिन वीडियोस जो सोशल मीडिया में है वो तो कॉमन है। उसको देख के तुम कॉमन मलहम लगा रहे हो, जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी। और इसीलिए लोग और दलदल में घुस जाते हैं। और यही रीज़न है कि मैं प्रॉफिट के फोटोज़ कम डालता हूँ, और डालता हूँ तो उसमें निगेटिविटी भी बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई और क्या अच्छा किया। मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का वीडियो डाला था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था वो मेरा, अभी तक का बिगेस्ट है। और मैंने उसी वीडियो में बोला है, ना बोला हो तो मैं बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ। मैंने उसमें बोला भी है कि पुराने लॉसेस थे, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, लेकिन वो लॉसेस मैंने आपको नहीं बताया है। अगर उसको एडजस्ट करूँ तो ये 1.2 के आसपास होगा। ये शब्द मैंने बोला है, क्योंकि सच्चाई जो होती है ना, पूरी स्टोरी नहीं बताते लोग, छोटे छोटे हिस्से दिखाते। हाँ, बस वही कि आलिया भट्ट शर्मा जाएगी और रणबीर मनाएगा, बस यही है हेडलाइन पंच लाइन। ये कहना आसान है, बट इट्स नॉट दैट इजी। मैंने झेला है भाई। मैंने एक दिन 2016, 17, 18 मैंने अपनी दुकान 18 के आसपास बंद की है, जब मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सी सुधरने लगी। उस टाइम पे फिर जब मेरी जॉब लग गई थी ना, तब भी मैं डेट में था, और मेरी सैलरी आती थी 1,05,000 या 1,08,000, और उसमें से 85,000 EMI प्लस 10,000 रेंट, और बाकी में मैंने 1.5 साल काटे हैं। सिर्फ 10,000 में बैंगलोर में मैंने 1.5 साल काटे हैं। स्कूटी मैंने खरीदी सेकेंड हैंड 2019 में खरीदी। मैंने भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक चीज़ कहते हैं ना, पैसा है लेकिन नहीं, अभी नहीं, गलती नहीं करना है, एकदम फूक के कदम रखना है, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन गलती नहीं करनी, फालतू के पैसे नहीं खर्च करने। सबसे पहले जो लोगों के पैसे हैं, दोस्तों ने जिन्होंने मदद की उनके पैसे दिए, जो बेसिक नेसेसिटी थी, ठीक है, वो मैंने इंश्योर करी। बेसिक नेसेसिटी मेरे लिए, मैं चल के, मैनी ऑफ पीपल डोंट नो, मैंने क्रिकेट खेला है बैंगलोर से 2011 से लेके 2018 तक खेला है मैंने डिवीजन, जो स्टेट लेवल होता है बैंगलोर से, कर्नाटका का डिवीजन मैंने खेला है, 2-3 क्लब से खेला है। और बहुत सारे जो प्लेयर्स आप IPL में देखते हो, KL राहुल, करुण नायर, मनीष पांडे, के गौतम, ये सारे हमारे साथ टूर्नामेंट खेलते थे वहाँ पे डिवीजन लेवल पे। क्रिकेट डिवीजन मतलब आप कह सकते हो स्टेट के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं, इसको स्टेट लेवल कहते हैं, और नेशनल लेवल होता है रणजी। तो इसका अगला लेवल है नेशनल। तो यहाँ से जो बेस्ट प्लेयर होते थे डिवीजन के, वो जाते थे रणजी के लिए। तो उसमें मैंने खेला है काफ़ी टूर्नामेंट, और लेकिन फिर लास्ट में पैसे नहीं हैं, हर चीज़ को चाहिए फंडिंग थोड़ी सी, तो फिर छोड़ना पड़ा ये। और लास्ट में फुटबॉल खेलते हुए क्या वो मेरे इंजरी हो गई थी, फुटबॉल भी मैं खेलता था, तो इंजरी हो गई थी घुटने पे, तो यहाँ पे लिगामेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो स्वेलिंग आ जाती थी। और वो टाइम है जब मैं दुकान भी चला रहा था, और दुकान जब चला रहा था तब मैंने फुटबॉल ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, लेकिन वो इंजरी के कारण इतना पेन होता था, और गाड़ी थी नहीं, वॉक बहुत करना पड़ता था, बहुत वॉक करता था मैं। मतलब दिन के आप मान लो 10-15 हज़ार स्टेप
नॉट बिकॉज मैं चाहता था हो, मजबूरी में होते थे। में हो रही थी। और घुटने में हो जाती थी सूजन। ये घुटना मेरा यहाँ पे पूरी स्वेलिंग हो जाती थी। फिर भी क्या करूँ, रुक नहीं सकता, काम करना ही पड़ेगा। चॉइस नहीं थी। चॉइस नहीं थी। और मेरे पार्टनर के पास गाड़ी थी, लेकिन कभी मिली कभी नहीं मिली, नहीं मिली तो पैदल ही जा रहे हैं, हाथ में लेके जा रहे हैं सामान। वो हो जाता है कि रोज रोज कैसे मांगे वाला जो हो जाता कैसे मांगे, किससे मांगे। अब वही है ना, हर जगह आपको अपना पुराना याद आता है कि यार मैं किस मुंह से मांगूं। ऑलरेडी मैं कुछ लोगों से पैसे लिया हुआ हूँ, कैसे मैं और मांगूं। और घर पे मांग नहीं सकता, बता नहीं सकता, तो एक घुटन सी होती है। बहुत सारे लोग ये मुझे मैसेज भी करते हैं सोशल मीडिया में कि मुझे बड़ी घुटन है सर, मैं कर्ज में हूँ और लॉस हो चुका है, घर पे बता नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि घर पे नहीं बता सकते तो किसको बताओगे। कभी ना कभी घर वालों से तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है। घर वाले गाली देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, 2 दिन 4 दिन बोलेंगे, लेकिन उसके बाद घर ही वाले हैं जो समझेंगे, और कोई नहीं समझता। बाहर वाले हंसते हैं, बाहर वाले मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, लेकिन घर वाले कभी मजाक नहीं बनाएंगे। वो तुम्हें समझाएंगे, रोज डांटेंगे, सह लो ना यार, इतनी बड़ी गलती की है तो सह लो, सहना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम जब बहुत बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे घर वालों को दुकान का भी आइडिया लग गया, किसी ने बता दिया, कोई ना कोई तो लीक कर ही देता है बातें, तो कहीं ना कहीं से लीक हो गई। और फिर घर वालों ने खूब डांटा वांटा, उनको पता चला। फिर उनको मैंने लॉस का बताया तो उन्हें लगा होगा 10-15 लाख होगा, लेकिन जब तक में ये नंबर आया, जब उन्हें पता चला, मेरा टोटल लॉस स्टॉक मार्केट से हो गया था अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख्स। अरे बाप। और 40 लाख्स लॉस, नो सेविंग, नथिंग, नो जॉब ऑल्सो। ठीक है, जॉब तो उसके बाद लगी। और अब क्या करें, क्योंकि क्या हुआ था कि जब बैंक में EMI, अब यार पैसे ही नहीं है, चला लिया 8 महीने बिना जॉब, वो भी EMI खड़ी हुई है और खर्चे भी निकालने हैं, दुकान भी पैसा दे नहीं रही है, ले रही है। मतलब वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, जो इकलौती आखिरी उम्मीद थी कि कुछ शॉप से निकलेगा पैसा, वो भी नहीं निकल रहा। तो चीज़ें बहुत बिगड़ने लगी थी। फिर उस टाइम पे संभालना मुश्किल हो गया, चीज़ें पता चली घर पे, और इतनी बुरी हालत है। मैं अपनी दुकान का खाना भी डिलीवर करता था। मैं आसपास के जो घर थे कई लोगों, क्योंकि हमको लगता था किसी तरीके से ये दुकान इतनी चलने लगे कि पैसे आए, तो जो करना पड़ेगा करेंगे। तो अब खाना डिलीवर करने के लिए एक आदमी रखेंगे, 10,000 लेगा, 12,000 लेगा, तो वो भी नहीं थे देने के पैसे, खुद ही करेंगे। तो मैं अपने पार्टनर को बोला ये काम मैं कर दूंगा, तो दुकान देख के रख। क्योंकि एक आदमी को वहाँ भी रहना पड़ता था। हाँ, वो पुलिस वाले खड़े हैं, आ रहे हैं पैसा वसूली करने, कहीं कोई आ रहा है, कहीं नगर निगम वाला आके गाड़ी उठा ले गया, कहीं हमारे स्टूल उठा ले गया, कहीं कुछ उठा ले गया। मैनेज करने के लिए वहाँ पे भी तो किसी को रखना है। हाँ, तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो हम मतलब चैन से जी नहीं पा रहे हैं। और मरने की तो सोची ही नहीं कभी। ये था कि फाइट मारना है, तो लड़ते रहे, लेकिन वाला जज्बा पहले से था। पहले से ही था। वो तो आर्मी में गए इसीलिए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। घर पे फिर पता चला, फिर घर वालों से मैंने कुछ हेल्प मांगी, लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम कभी पूरी नहीं शेयर की कितना है। उनको 10-15 का अंदाज़ा था, 10-15 ही बताया। उन्हें कभी भी ये नहीं पता चला कि मेरा कर्जा कितना था, जब तक पूरा पटा नहीं दिया। जिस दिन मैंने पूरे लोन क्लोज कर दिए, उस दिन उनको बताया कि इतना लोन था। क्योंकि जब मैं बोलता था अरे इस महीने लोन दे दिया, जब पैसे आने शुरू हुए ट्रेडिंग से, तो लोन का मैंने पे करना शुरू किया। तो बोले तुम कब से पे कर रहे हो, तुम तो बोल रहे थे 10-15 लाख ही है। मैंने कहा नहीं थोड़ा ज़्यादा था। जब पूरा पे हो गया, उस दिन मैंने बताया घर पे कि इतना था, और मैंने सारा चुका दिया, वो भी ट्रेडिंग से चुकाया, लॉस रिकवर कर लिया है। और वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि पॉइंट ये है कि आप मार्केट से लड़ोगे, अपने आप से लड़ोगे, घर वालों से लड़ोगे, लड़ना बंद करना पड़ेगा। आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए लड़ना बंद करना पड़ेगा। तो मैंने सॉल्यूशन यही निकाला कि पैसे की कीमत समझो। जब मैंने वो दुकान की, जब मैं खाना डिलीवर करता था, हाथ में लेके, मेरा एक समोसा हम लोग किसी से बनवाते थे, बिहार के भैया थे, 1.5 किलोमीटर हमारी दुकान से उनका दुकान था, तो मैं कार्टून में हाथ में पकड़ के 1.5 किलोमीटर लेके जाता था समोसे अपने काउंटर में, ताकि हम वहाँ बेच सकें। रोज़ करता था। वो सारी चीज़ें मेरे को ये चीज़ समझा दी कि भाई पैसा नहीं होता ना, क्या क्या करना पड़ सकता है। और स्पेशली वहाँ से कि आप एक टॉप देख चुके हो, उसके बाद ये सब कुछ करना, टॉप के बाद मतलब अच्छी लाइफ जीने के बाद वहाँ पे पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा, वो आपको ज़्यादा तोड़ती है। यहाँ पे लोग जो ज़्यादा दुखी इसलिए नहीं है कि लॉस हुआ है, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि बोलते हैं कि इससे पहले ही ठीक थी लाइफ, ये लाइफ बड़ी खराब हो गई, ये गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट यही है
कि ये आपका हाई था, आप गिरे, अब अगर आप उठोगे और इस हाई को तोड़ दोगे ना, तो आप ऐसे इंसान बनोगे जो आपके मोहल्ले में, आपके क्लासमेट में कोई नहीं होगा। वो हाई को तोड़ना है जहाँ से गिरे थे। और बिलीव मी कि ये गिरना ही आपको वो सिखा चुका है, तैयार कर चुका है आपको। आप तैयारी कर चुके हो। जो वो गिरना था ना, उसने आपको सिखा दिया मनी मैनेजमेंट, उसने आपको सिखा दिया पैसे की वैल्यू, उसने आपको सिखा दिया हम्बल रहना है, उसने आपको सिखा दिया कि भाई ज़्यादा उड़ना मत पैसे आने के बाद भी। ठीक है, मैं हर चौथे दिन प्रॉफिट का फोटो नहीं बनाता, फिर अगले दिन लॉस आए तो चुपचाप बैठ जाऊं। बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया भरा है ऐसे लोगों से। साल भर का पीएनएल नहीं डालेंगे, एक एक दिन करके 30 दिन का डालेंगे और बोलेंगे देखो मैं कितना बड़ा चैंपियन हूँ। उनकी मेन कमाई ट्रेडिंग से है ही नहीं, उनकी ट्रेडिंग कमाई कहीं और से हो रही है मेन कमाई, लेकिन दिखाएंगे ज्ञान ये वो। रियल हसल और रियल ट्रेडिंग का ज्ञान टेक्निकल 10%, 90% आपका बिहेवियर और वो स्टोरी के दौरान कैसे आपने अपने आप को संभाला। क्योंकि लॉस होंगे, आपको मार्केट धोखा देगा, अचानक से लॉस होगा, अचानक से आप प्रॉफिट आ जाओगे, आपके अंदर बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगे। प्रॉफिट हो तो क्या करना है, लॉस हो तो क्या करना है। लग रहा है ये ट्रेड गलत हो सकती है, लेकिन गलत अभी नहीं हुई है, क्या करें। डर लग रहा है निकल जाए क्या। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग देखेंगे जो होगा सही या गलत, गलत हो गई तो रोने लगेंगे। तो जब पहले वाला डिसीजन था वहाँ डिसीजन क्यों नहीं लिया, निकल जाते हैं ना पहले। जब टाइम था तब क्यों नहीं लिया। ये कैसे आएगा, क्योंकि हमें जो सिखाया जा रहा है चारों तरफ से वो यही सिखाया जा रहा है, छक्का मारो या आउट हो। जबकि गेम है ही नहीं ये। लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाने से स्टॉप लॉस नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि अब तुम्हारा लॉस हो रहा है, ये डिसीजन शायद गलत है, मैं निकल जाता हूँ। तो तुमने एक अस्त्र यूज किया जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो कभी काम नहीं करता। क्योंकि जहां भी स्टॉप लॉस लगाओगे 10-15% लगाओगे, वो टच करके ऊपर चला जाता है। क्योंकि सिस्टम में जो आपने डाल दिया, तो सिस्टम किसका है, आपका तो नहीं है ना। सिस्टम तो बड़े प्लेयर भी जानते हैं क्या है, तो वो कहीं ना कहीं से आपका स्टॉप लॉस काट ले। और कई लोग बोलते हैं कि जहां मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वहीं आके चला गया। इतना मतलब इतनी एक्यूरेसी तो किसी और की नहीं हो सकती भगवान के अलावा या फिर जो सिस्टम बनाया है उसकी, या जो सिस्टम का मालिक है, या सिस्टम को जो चला रहा है। डेटा है उसका, डेटा है तो डेटा का खेल है, ये सारा का सारा डेटा का खेल है। तो मेरा यही पॉइंट है कहने का कि आप जिस चीज़ से लड़ रहे हो मार्केट में, वो चीज़ आपसे बहुत बलशाली है। उससे जीतने के लिए टेक्निक वो सबको पता है, सबको पता है क्रॉसओवर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। कई लोग बोलते हैं ये ईएमए स्ट्रैटेजी, वो ईएमए स्ट्रैटेजी। मैं कहता हूँ ईएमए स्ट्रैटेजी टोटल, जो जिस तरीके से इसको बहुत गुणगान किया जाता है, टोटली बकवास है। सिंपल भाषा में समझो, छोटा ईएमए 5 या 10 का ईएमए अगर बड़े ईएमए 20 ईएमए को काटेगा, मोमेंटम अपने आप मार्केट पकड़ लेगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है। आप 8-18 कर दो, 20-40 कर दो, 22-44 कर दो ना। जो स्टैंडर्ड है उसके एक पहले का ले लो, एक तो इधर रहो या फिर उधर रहो, बीच में मत। वो स्टैंडर्ड पे नॉर्मली लोग उसके पहले आना चाहते हैं, या कई लोग उसके जस्ट बाद जाना चाहते हैं। 20 है तो 21 ईएमए ले लेंगे, और 9 है तो 10 ले लेंगे या 8 ले लेंगे। इस तरीके से लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, 5-15, 15-25 सब ट्राई कर लो, जहां भी क्रॉसओवर होगा मोमेंटम मिलता है। तो फिर काहे का ये स्ट्रैटेजी, सीक्रेट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। ये करके आप देख लो ना, पैसे आप 1 साल बाद नहीं बनाते मिलोगे। लेकिन उस स्ट्रैटेजी के पीछे आप अपने आप को भूल जाते हो और अपने आप को बोलते हो मेरी गलतियां छोड़ो यार, मैं तो यही करता रहूंगा, ये स्ट्रैटेजी मिल गई मेरे को, अब मैं पैसा बना लूंगा। तो जब ये मिल जाता है ना अस्त्र, तो इस इंसान को देखना भूल जाते हो, जो सबसे बड़ा आपके कल्प्रेट है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है आपके लॉसेस में। और मेरा कहना हमेशा रहता है कि इस पे फोकस करो, ये सबको पता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं सी बात है। जो चीज सबको पता है उससे पैसा अगर बनने लगेगा तो सब बना लेंगे ना। तो 89% लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि 89% लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो पूरी स्ट्रैटेजी यूट्यूब में, जो उनको फीड किया जा रहा है, जो फीड किया जा रहा है। तो मेरा हमेशा से यही आइडिया रहा है, इसीलिए मेरे जो व्यूज़ रहते हैं वो टोटली अपोजिट होते हैं, और कई लोग उसको बहुत हजम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे व्यूज़ देर सवेर सही होते हैं, तो लोग बोलते हैं यार इसको कैसे पता था, इसका माना नहीं मैंने, बहुत बुरा मार्केट गिरा यार, मैं फंस गया। बाद में पछताते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें थोड़ी लेट रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन गलत नहीं है। तुम टॉप का 2% छोड़ दो ना यार, नहीं मैं तो टॉप पकड़ूंगा। जो टॉप नहीं छोड़ पाता ना, वो बॉटम पे ही निकलता है। इसमें क्या है कि आप मछली खाते हो, ठीक है, सामने वाला मुंह निकाल दो, पीछे वाली पूंछ निकाल दो, बीच का हिस्सा खाओ ना यार। क्यों आपको पूरी मछली? सही बात है, सही बात। या गन्ना अगर है
तो रूट्स भी खाने हैं, उसके पत्ते सब- भी सब खाने, चाहिए, बीच वाला सब खाओ ना चाहिए। जिसमें सबसे juice ज्यादा है। मसाले वाला जूस वाला पार्ट खाओ ना, बाकी छोड़ दो पूरा ना। चाहिए। हाँ पूरा और क्यों इसके खाना लिए है? इसके लिए मैं जैसे हमारे लाइव सेशंस होते हैं उसमें बहुत बार बोलता हूँ कि यार मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा के खुश रहो, सारा प्रॉफिट क्यों चाहिए मार्केट का, कि मतलब यार सिर्फ मैं कमाऊं और कोई ना पर कमाए वो जो मार्केट आपने में। कहा था वो उसी से आता है कि यार मैंने यहाँ तक एक रैली तो आइडेंटिफाई कर ली थी, 100 से 200 तक तो मैं गया था, अब वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब वहाँ से वो 200 से 300 हो गया ना, तो मुझे वो हजम नहीं होता। हजम नहीं होता है। क्या मेरा कैसे मिस हो गया? और ये चीज आपके अंदर बार बार आएगी। हाँ ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो अब तो मैंने कंट्रोल पा लिया, अब तो मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ। नहीं, वो कोई नहीं है जाता बेस्ट है, वो नहीं ट्रेडर। जाता है। वो फिर आएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा ना, आप उतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे हो और उससे छोटी कर रहे हो, तो आप सुधर रहे हो। इम्प्रूव कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सिंपल सी बात है, इमोशन सबको आते हैं, डिफरेंस बस ये इमोशन पे रिएक्ट कौन करता है और कौन रिएक्ट नहीं करता है। कैसे रिएक्ट कर रहे हो? बुरा तो सबको लगता है, लॉस हुआ है, रिवेंज लेने का सबका मन करता है, कौन लेता है कौन नहीं लेता वो वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने की, और मुझे वो जो मेरा बुरा दौर है ना, जब मैंने वो स्टॉल चलाया, जब मेरी गाड़ी बिक गई, सब कुछ हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी स्कूटी बहुत बाद में लिया और सेकंड हैंड लिया। वो स्कूटी आज भी रखता हूँ, अभी भी है बेचा आपके नहीं, आज भी है। हाँ, मैं उसमें चढ़ता हूँ, घर जाता हूँ तो। मैंने बैंगलोर से सतना में ले लिया, मैंने उसको बेचा नहीं, क्योंकि उसको देख के ना मुझे रियलाइज होता है कि कहाँ से आया हूँ। मेरा लो क्या था? ठीक है, जितना वो स्कूटी का कीमत है, मैं भी एक बड़ा डायलॉग मार देता हूँ, जितना स्कूटी का कीमत है उतना मेरा डेली का ब्रोकरेज और चार्जेस देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रेडिंग का। और मेरे वॉल्यूम देखे हैं लोगों ने, मैंने ट्रेडर कार्निवाल में रिसेंटली में दिखाया था मेरा कितने ट्रेड्स थे, क्या था वॉल्यूम था, कितने चार्जेस और ये सब दिए थे। लेकिन पॉइंट इज़ नॉट दैट, पॉइंट इज़ कि आपको कोई तो ऐसी चीज़ हो जो रिमाइंड करती रहे कि आप कहाँ से आए थे। भूलना मत, वापस जा सकते हो वहीं पे। तो इसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें करता हूँ मनी मैनेजमेंट की, जो मुझे थोड़ा सा बचा के रखती हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट में आप पूरा पैसा लेके, कई लोग करते हैं ये, सारा पैसा लगा रखा है। मैं तो सिर्फ अपने कैपिटल के 5% से ट्रेड करता हूँ, लेकिन सारा कैपिटल तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है। अगर ब्रोकर चला गया तो भाई हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। अगर अंदर कोई ऐसा ग्लिच हो गया जिसके कारण आपकी ट्रेड पूरी यहाँ वहाँ चली जाए, कोई मार्केट क्रैश हो जाए जिसमें आपका 20 रुपए का बेचा हुआ कॉल या पुट 2000 चला जाए, कैपिटल तोड़ेगा ना कैपिटल आपका। तोड़ेगा ना। तो कैसे कह सकते हो मैं बहुत सेफ हूँ? और ये जो हमने बात भी की अभी, कि जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, उनका ये बहुत कहना है कि एफडी में तो इंटरेस्ट है नहीं, रियल इस्टेट में तो आप जाने का कोई फायदा है नहीं, इक्विटी फॉरएवर 100% इक्विटी। 100% इक्विटी में जाओ। कितना खतरनाक हो सकता है ये, मतलब सोचते भी नहीं है बात करने से पहले। ये लोग बुक ज़्यादा पढ़ लिए हैं वॉरेन बफेट की, और इसीलिए थोड़ा सा रिएक्शन है, केमिकल लोचा है। मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली आप सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में मत डालो। आपके टोटल वेल्थ का 25% होना चाहिए इक्विटी में, जो कि रिस्की एसेट है। इक्विटी इज ए रिस्की एसेट, सेफ नहीं है। कौन बोल दिया कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ है? नहीं, सेफ नहीं लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अगर वो safe भी हो सकता है तो ब्रोकर सेफ नहीं, पर आपके इमोशंस भी तो वो ड्राइव कर रहे हैं ना। मूविंग पार्ट्स काफी ज्यादा है उसमें। बहुत ज़्यादा है। कभी ना कभी आपने अगर इमोशनल इशू हुआ, माइंडसेट का इशू हुआ और आप कुछ गलती कर बैठे, तो पूरा होगा। पैसा तो नहीं उड़ा होगा। सकते ना आप। मैंने जब मनी मैनेजमेंट शुरू में ट्राई किया तो मैंने क्या सोचा कि पूरे पैसे में से जो मेरे पास टोटल फंड है अकाउंट के अंदर, मैं पूरे से ट्रेड कर लेता हूँ। पहले तो एक आदत होती है, सबकी आदत होगी जो हमें सुन रहे होंगे, ज्यादातर लोग नए लोग की, कि सारा पैसा झाड़ के पूरे अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट पे रखते हैं। सारा पैसा अंदर होना चाहिए डीमैट के अंदर। अब जब सारा पैसा अंदर है, उसमें भी सारे पैसे की ट्रेड लेनी है। पॉइंट यहाँ पे ये था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इक्विटी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, इक्विटी को बेच के फिर से ट्रेड करने लगोगे, जो मैंने किया, ये भी एक गलती करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आधे की इक्विटी, आधा पे आउट कैश, तो थोड़ा सा मुझे बेटर रिजल्ट मिले, क्योंकि मैं आधा ही बेच सकता हूँ, आधा तो कैश में है, और कैश को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सेफ रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बैकअप है ये मेरा, इजीली आप डाल ना पाओ और वो सब। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दो, जिससे इसमें आने में ही टाइम लग जाए तो उसमें ना जाए। तो शुरू में अपने आप को रोकना पड़ेगा। इंसान बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। मार्केट आपको नहीं रोकेगा, मम्मी पापा आके नहीं रोकेंगे। आपके हाथ में, कहते हैं ना, बचपन तक तो पैसे मांगते थे, अभी हाथ में ही रिमोट है। जब मन होगा ट्रांसफर, क्रेडिट डेबिट चलता रहता है, हाथों में खुजली होने लगती है। हाथों में खुजली होने लगती है। तो वो चीज़ कैसे कंट्रोल करोगे? इसमें एक मेरी मम्मी काफ़ी अच्छी चीज़ कहती है कि जब ज़्यादा पैसा आ जाए ना, तो उसको ऐसे जगह पे पार्क करो जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो। जैसे अगर आप एफडी कर लेते हो
तो 1 साल से पहले निकालोगे तो डर रहता है कि उसमें कट लग जाता पेनल्टी है लग banking जाएगा, का। हाँ। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हो, बिल्कुल बेचने के वक्त 3 महीने लग जाएंगे, बेचेगा ही नहीं, तो वो जल्दी लिक्विडेट ना करो ना, तो वो पैसा बचा हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नॉन लिक्विड एसेट में डाल दो तो वो कभी आप छेड़ोगे नहीं उसको। जमीन ले सकते, अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं तो एक जमीन ले लो, उसमें रेंटल प्रॉपर्टी निकाल दो। कोई बोलेगा रेंटल यील्ड ये होती है, पढ़े लिखो की बातें बताता हूँ, पर रेंटल यील्ड इतनी होती है उतनी होती है, लेकिन भाई विप्रो आधा हो चुका है, हाँ टीसीएस 60% गिर चुका है, क्या बात कर रहे हो? मतलब लिटरली जमीन गिरी क्या, फ्लैट भी नहीं गिरा होगा, और रेंट तो आ रहा है ना हर तुम्हारे महीने। ब्लू चिप है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, जिस पे भरोसा आंख बंद कर, वो भी गिर गए 50-60%। 60% किसी के 100 करोड़ की अगर चीज गिर जाए तो वो बचती कितनी है यार, 40 करोड़। अच्छा, इसमें और एक रहता है कि यार गिर गए पर भाग जाएंगे, गिर गए हैं पर उस गिरने के बाद जो लॉस दिखा रहा है, वहां पे जो इंसान सफर कर रहा है ना, कि वो लॉस देख देख के वो होल्ड करने की ताकत नहीं रह रख जाती, पाता है। वो क्विट करेगा एकदम बॉटम पे, हम्म एकदम नीचे लेवल पे, बोलेगा अब मैं नहीं सह पाऊंगा ये। वो पूरी गिरावट झेल लेगा, पर लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट नहीं झेलेगा, क्योंकि लास्ट इज ऑलवेज मान ब्रूटल, लेगा। लास्ट फेज ऑफ सेलिंग इज ऑलवेज ब्रूटल, वो नहीं झेल पाते सब लोग। तो ये चीजें हैं। और इस चीज़ के लिए हम लोग कई बार लोगों को बोलते हैं यार अगर तुम्हें ये क्लियर है कि ये पोजीशन मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले पाऊंगा, या वो वाला पैसा मैंने डाला है जिसको मैं आंख बंद करके छोड़ नहीं सकता 10 साल के लिए, तो यार पहला सपोर्ट टूटे तो चुपचाप निकल जाओ ना, दोबारा कभी एंट्री ले लेना 1 साल बाद 6 कहते महीने हैं कि बाद। जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है उसके पहले एक नेक लाइन होती है, ठीक है, किसी भी ट्रेंड की एक नेक लाइन होती है जहां से सपोर्ट लास्ट जैसे विप्रो में मैं एग्जांपल दूं, 530 के आसपास लेवल था, मुझे याद है क्योंकि उस टाइम पे हमने चीख चीख के बोला था अगर निकलना है तो अभी निकल जाओ, वरना 5 साल मत रोना बैठ के, 5 साल तक होल्ड कर लेना। फिर हमने आईटी में पूरे सेक्टर में ही कहा था कि जिस तरीके से ऊपर गया है निकल जाओ, 5-10% ऊपर का मिस हो जाएगा, इसमें घुसना ही कम से कम 20-25% नीचे। सेम मैंने पीएसयू बैंकिंग का कहा था, बड़ा हंसी उड़ाई थी लोगों ने, 4500 इसका वो इंडेक्स चल रहा था, वहां से और गया 100-200 ऊपर पॉइंट, 44 से 4600 गया पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। मैंने कहा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स कम से कम 25% गिरेगा, इंडेक्स गिरेगा, स्टॉक का तो नहीं पता, और ही गिरेंगे। वहां से हुआ, रीजन क्या था, कुछ और था, लेकिन गिरा। पॉइंट इसकी जब भी ऐसा यूफोरिया फेज आएगा ना, आपको अंदेशा हो जाएगा क्योंकि आप मार्केट में इतने साल से हो, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उस टाइम इतना मजा आ रहा होगा उनको ना, बस वो मजा लेते रह जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। और इस बात में पता है मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो हम यूट्यूब की हमारी जर्नी रही है पिछले 2 साल की, एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल गया है कि हमें यूफोरिया तो दिख जाता है स्टॉक में, और पब्लिक दिख जाती है कि स्टॉक में इंटरेस्टेड है। अब जैसे लास्ट ईयर दिसंबर में जो हमारा स्पेशल सेशन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, हम 2-3 महीने में करते रहते हैं कि सेक्टर पे व्यू देते हैं उसमें हम, तो मैंने क्लियरली बोला था कि हर रिटेल इन्वेस्टर अब पीएसयू बैंक बाय कर रहा है, अगर ले रखा है प्रॉफिट बुक करो, खत्म करो, अब 2-3 साल पीएसयू बैंक्स को भूल जाओ। 2-3 साल में एक बार वो जागते हैं, 40-50% कमाओ और फेंक दो उनको। सरकारी कंपनी का यही है। तो ये सब कैसे आता है? एक्सपीरियंस से, देख के, ऑब्जर्वेशन से। 90% लोग जो पैसे नहीं बनाते हैं उसका प्रॉब्लम यही है, सर बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ, घुसें, बाय करें या सेल करें, निकलें या एक्शन लेने की जल्दबाजी बस होती है। नहीं, बस एक्शन ही बताओ। हाँ, रिएक्शन, रीजंस कुछ नहीं चाहिए। और ये मत बताओ कि उस एक्शन के बाद करना क्या है, ये और उस कुछ मत एक्शन के बताओ। बाद गलत भी मत होना तुम गलती से। हाँ, तुम गलती से हो गए तो ड्रोन गलती करके से पहुंच होगा तो जाएंगे हम। बताएंगे तुम्हें। पूरी जिंदगी की जो बागडोर है तुम पे दे दी है हमने। तो ये चीज नॉर्मली गलती करते कभी कभी कोई कमेंट करता है कि मैं तो पूरा आप पे डिपेंडेंट हूँ। अरे भाई मेरे पे डर लगता है, डर लगता है। बिग बुल क्लब में हमारे साथ तो कांप उठता हूं मैं खुद अपने पैसे पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, तू भी कुछ कर ले यार। ये बिग बुल क्लब में हमारे साथ होता है। बिग बुल क्लब हमारा थोड़ा प्रीमियम है, वहाँ पे हम बात करके बैठते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सा जानते समझते हैं उनको। वहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अब जो था मैंने लगा दिया है, अब आप पे है, अब आपके भरोसे है। मैंने कहा भाई मैं पूरा पैसा मैं अपने भरोसे नहीं रखता हूँ। अब जीऊंगा तो आपको दुआएं और मरूंगा तो और सारा वो पाप ये नहीं आपका। समझ पाते कि वो जब ये लाइन बोल रहे हैं हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। यस यस। और हमें भी अगर वो प्रेशर फील ना कराएं तो हम भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस प्रेशर तो हमेशा होता है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा कल्प्रेट है कि ओपन एक्सपेक्टेशन, जो सोचना हो सोचो। 1 रुपए से भी 1 करोड़ बनेगा। 1 रुपए में तो तुम्हें स्टॉक भी नहीं मिल रहा है आजकल। हमारे पास सवाल आता है सर 25 रुपए के अंडर कोई स्टॉक बता दो। अब भाई मैं चप्पल बेच रहा हूँ क्या अब यार? इनको फिर तू किसने कलर भी बताया? बता दो कौन सा कलर में चाहिए। उनको किसने बताया कि 25 रुपए से कम वाला शेयर बहुत अच्छा होता है? किसने बता दिया? पेनी स्टॉक वाले सारे वीडियो मेकर्स ने। तो मेरा मानना यही है कि जो चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत समझदार इस चीज़ में बनना है। वो क्या कर रहे हैं मैटर नहीं करता, क्या ना करें वो लिख लें और वो ना करें। अगर वो नहीं किया ना 4-5 चीज़ें तो वो ज़रूर अच्छा रिजल्ट। और हम तो उनको सिंपल सा बोलते हैं, अपने आजू बाजू दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स को देखो, जो वो कर रहे हैं वो मत करो। उसी से वही लिस्ट बन जाएगी बहुत बड़ी तुम्हारी। चीज़ है वो।
और हम तो जैसे ये चीज़ मैंने बताई कि 2 साल से यूट्यूब पे बहुत अच्छा फायदा होता है कि हमें रिटेल इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, या तो हमें आपको भी क्लियर feel कट होता दिखता है होगा। कि यार कौन से सेक्टर में अभी रिटेल भरा पड़ा है, रोज सवाल आ रहा है जो same सवाल ज़्यादा आते हैं ना, उसको तो अवॉइड ही कर दो। बिल्कुल। और हम ये पता है, अब मैंने धीरे धीरे उनको बताना स्टार्ट किया कि यार तुम चैट पढ़ना स्टार्ट करो, तुम कमेंट सेक्शन देखो, तुम्हें भी पता चलेगा किस में भरे पड़े लोग। बिग बुल्स क्लब में लगभग कितना 1.5 महीने पुरानी बात होगी, अचानक से 2 या 3 दिन ऐसे आए, हमें समझ ही नहीं आया इतना क्यों लोग बाय करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार अगर तुम लोग इतना बाय करना चाह रहे हो ना, मतलब अब कुछ गिरने वाला है। और उसके बाद 3 दिन बाद ऐसा मार्केट गिरा, और मैंने कहा और वो मैंने उनको लाइव दिखाया और उनको भी समझ आया कि अब साइकोलॉजी रिटेल की कैसे। आज भी यही हो रहा है। इस समय भी कुछ दिन मार्केट जब उठा लोग है, बेचैन होने लगे ना सारे buy के करने सारे के लोग लिए। बुल हो चुके हैं, बोल रहे हैं अरे अब तो 20,000, अब तो 30,000। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ जाते हैं, तुम लोग के मन में ये आता अब कहाँ से? 1800 भी तो टूट गया। क्योंकि एक लेवल के ऊपर जब मार्केट जाने लगता है, और मार्केट जब नॉनसेंसिकल तरीके से जाने सीधा लगता ऊपर है, जाता है तभी रिटेलर को लगता है अरे यार अब तो लगता है शुरू हो गई रैली, अब तो जल्दी से एंट्री करो। और यहीं पे बिग मनी निकलता है, यहीं पे यहाँ बड़ा big money पैसा पलटता है। पलटता क्या है, वो चेपता है रिटेल को, चेपता है, हाँ। वो स्टॉक चेपने के लिए तो भगाता है उसको। यही तो मैं बोलता हूँ, बिग मनी तभी कमाएगा जब रिटेलर छोटा मनी गवाएगा। और छोटा मनी बोलता है जो बिग मनी दिखा रहा है। वो मैं ये देखना मानता चाहता हूँ कि बिग मनी डिसाइड करता है कौन सी न्यूज़ मार्केट में आए, कौन से बड़े बड़े कमेंट्स बुलिश आए, ताकि रिटेलर खरीदना शुरू करे। क्योंकि जब ये बेचेंगे अच्छी बड़ी क्वांटिटी, तो कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए ना, जो हर रेट पे खरीदे, क्योंकि इनको तो बेचना है हजारों करोड़ का। तो ये सिंपल सी चीज़ है। किसी भी, अब जैसे अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो, संसद में जिनका बहुमत होगा वो चलाएंगे, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे। कंपनीज में जिसका स्टेक ज्यादा होगा वो अपने हिसाब से कंपनी की पॉलिसी बनाएगा। वैसे ही मार्केट में पैसा किसका ज्यादा है? बिग मनी है, फंड। मैं 100 करोड़ डाल के मार्केट भगाऊंगा, मार्केट भागेगा, सब खरीदने आएंगे, मैं 200 का बेच दूंगा। बस डिसीजन कर रहा है वो अपने हिसाब से, क्या गलत कर रहा है? यही तो होता है, और रिटेलर यहीं फंसता है। हाँ। तो बेसिकली मार्केट में मुझे लगता है हमेशा एक टेढ़ी सोच रखना जरूरी होता है। जो दिख रहा है उसको सीधा बिलीव करोगे तो हमेशा आपकी गर्दन कटेगी। बिल्कुल, झुंड के पीछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। झुंड को दूर होकर के देखोगे यार झुंड कर क्या रहा है, झुंड के साथ भागोगे तो भागते ही रह हमेशा जाओगे। आजकल जब से वो 89% सेबी का रिसर्च आया, तब से मैं हमेशा बोलने लगा कि तुम लोग, अभी भी तुम लोगों को समझाऊं मैं कि क्यों तुम्हें आंख बंद करके इतने सारे टेलीग्राम चैनल पे जो घुसे हुए हो, इतने सारे वीडियोस देखते हो डेली, उसका ही आउटपुट है कि 89% गवा रहा है। अपना व्यू बनाओ ना यार, मत सुनो मेरी भी, मत सुनो किसी की, मत सुनो, लेकिन अपना व्यू कैसे बनाओगे? लर्निंग लो प्रॉपर, सीखो, थोड़ा समझो, मेरे से नहीं किसी से भी, जिसको भी अप्रिशिएट करते हो सीखो। क्योंकि ये 10% 11% पे आना इज ए बिग फाइट। बहुत बड़े बड़े IITian IIM वाले बैठे हैं वो 89% में, और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे ही आ जाओगे 10 में। बहुत मेहनत लगेगी। और सबसे पहली चीज़ है कि भेड़ चाल में मत चलना। जो सब करें उस पे शक करो, जो सब करें उस पे शक करो, जो कम करें उसकी तरफ देखो कि ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ तो है, ये लोग पागल तो नहीं है ना। तो वो चीज़ मैं हमेशा फॉलो भी करता हूँ। मेरा हमेशा नज़रिया उल्टा ही होता है, और लोग बोलते हैं यार ये हमेशा उल्टी बात करता है, लेकिन मेरी 2 दिन बाद सही हो जाती है तो गायब हो जाते हैं वो लोग। और मैं तो देखता आ रहा हूँ ना, 3 साल से हूँ, लगातार एनालिसिस बना रहा हूँ, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि ये लोग गवाही हैं और ये लोग भी वैलिडेशन है कि मैं सही सोच रहा हूँ। अब जैसे हम लोग एक चीज़ बहुत कहते हैं हमारे मेंबर्स को कि कोई स्टॉक आपने मान लो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड जैसे हम लोग बहुत करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया और उसका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट के पहले कई बार आपने देखा होगा 1 हफ्ते में 25-30% स्टॉक भाग, और वहाँ लोग पता है ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है, वो क्वांटिटी ऐड करते हैं। हम कहते हैं बेच के काट दो उसको, बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा भी आएगा पर स्टॉक क्रैश होगा। यही चीज़, सेल द रूमर, ठीक है, बाय द न्यूज़ सेल द रूमर, हाँ, बाय द रूमर सेल द न्यूज़, सेल द न्यूज़। और कई बार ऐसा होता है कि सेम चीज़ उल्टा वाइस वर्सा भी चलती है, राइट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि रिटेलर को अपना खुद का आइडिया, अपने खुद का माइंडसेट और खुद का एक थोड़ा सा एक हमेशा ये नजरिया माइंड में रखो कि यार मुझे दिखाया जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो दिखाया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ ना, अभी सारे लोग बुलिश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े टारगेट की बात करना शुरू कर दिए, और यही सबसे बड़ा मेरे लिए इसका एक पता है बहुत अच्छा एग्जांपल है, SVB बैंक का जब क्राइसिस आया था तो एक बहुत बड़ा VC था, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो टीवी पे आके बोलता है कि SVB को कुछ नहीं होने वाला है, कोई अपना पैसा मत निकालो, और इंटरनली उसने अपने सारी कंपनीज को ईमेल किया था जल्दी से जल्दी पैसा निकालो। यस, तो ये एक्चुअल रियलिटी है कि वो आपको जब बाय करने के लिए बोलेगा तभी तो वो अपना माल बेच पाएगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे।
बहुत सारे जो व्यूअर्स अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनमें से काफ़ी सारे होंगे जो ट्रेडिंग या तो बिल्कुल बिगनर हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्पेशली इंट्राडे या एफएनओ में घुसने की सोच रहे हैं। कैश तो उन्होंने कर लिया, थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आया, तो उनको ये नहीं पता कि कैसे घुसा जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे स्टार्ट करें सिस्टमेटिक। मैक्सिमम लोगों को लगता है चलो ट्राई करते हैं लॉटरी टाइप, गैम्बलिंग टाइप, पर एक सिस्टमेटिक तरीका अगर हम उनको डिफाइन कर दें, एक सिस्टमेटिक तरीका उनको बता दें कि यार ये प्रोसेस फॉलो करो, उससे होगा क्या कि आप ट्रेडर बनो या ना बनो, एटलीस्ट आप बर्बाद नहीं होगे, एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा। सबसे पहले अगर कोई नया आदमी है तो स्टॉक मार्केट को उसको ये समझना है कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, जो कि मैंने सोचा था। शुरू में तो मुझे मज़ा आता था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग आती थी कि एक दिन में 20,000, मैं पूरे महीने में 25 कमा रहा हूँ, तो महीने भर में इतना, और मेरे माइंड में वो चलता रहता था। एक कैलकुलेटर सबके माइंड में चलता रहता है। जब हम एक दिन 1 लाख बना लेते हैं तो हमको तुरंत लगता है 20 दिन में 20 लाख। ये कैलकुलेटर बंद होना चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए माइंड में। तो जब आप मार्केट में आए हो तो आपको ये सोचना है कि आपके करंट काम के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा और पैसा बनाने आए हो। अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो गलती होने के चांसेस कम है। तो पहली चीज़ तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैसा लंबे समय में बनेगा, जल्दी में नहीं बनेगा। और अगर जल्दी में करने में जाओगे आप तो आप समझ लो कि आपको ये रिटायर बड़ी जल्दी करेगा, और आपके पास जो है वो भी ले जाएगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ क्या करना है, मुझे कल से ट्रेड शुरू करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद कैसीनो जाना है और इसको किसी ने मार्केट का रास्ता दिखा दिया है, तो इसको कैसीनो ही जाना चाहिए, मार्केट मत आओ, वरना कल को तुम ही वही इंसान बन के घूमोगे। हम भी गए थे मार्केट में, जो निगेटिविटी गए और बहुत लॉस हुआ, मार्केट जुआ है। एक्चुअली उसको जाना कैसीनो था, जुआ खेलने, लेकिन आ गया मार्केट में, किसी ने दिखा दिया ऐसा वीडियो 1 का 1 करोड़, तो वो आ गया, अब वो फंस गया, अब उसके अंदर आ गई निगेटिविटी। अब वो बच्चों को, पोतों को, सबको बताएगा शेयर बाजार खराब चीज़ है। जब तक अंदर कोई खानदान में जिद्दी आदमी ना पैदा हो जाए जो बोले मैं तो सीखूंगा, समझूंगा, मेरा दोस्त कर रहा है, सीख समझ के यहाँ पैसा बनता है। तो आपको भी वही इंसान बनना है कि सीख के समझ के पैसा बनता है, शॉर्टकट में नहीं बनता। दूसरी चीज़ है, क्या करें शुरू में? फ्यूचर ऑप्शन करें, इंट्राडे करें, मार्जिन लें, क्या करें? MTF करें, 4 गुना मिलता है MTF, उसमें आप स्टॉक ले लो और छोड़ दो, जब तक जाएगा 4 गुना मार्जिन मिला हुआ, जब तक ट्रेड चल रही है। अगर डबल हो गया और 4 गुना आपने मार्जिन लिया है तो 4 गुना इंटू हो गया, हाँ, तो अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे इसको भी, क्योंकि लंबा गेम है। वो आया है कल पैसे बनाने, तो उसको मैं यही कहूँगा कि तू सबसे पहले क्या कर भाई, कि ट्रेडिंग में, ऑप्शन में अगर घुसने का किसी ने, क्योंकि ऑप्शन के वीडियो देख के ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में आए 3 साल में। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो वीडियोस चले हैं वो हैं ऑप्शन बाइंग के, सेलिंग के नहीं, बाइंग के। जब बाइंग में आया तो किसी ने बोला सेलिंग अच्छी है, अब सेलिंग में लगता है कैपिटल, तो बोला यार वो तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, बाइंग ही करता हूँ। अब बाइंग में किसी ने वीडियो बना दिया, एक्सपायरी में 50 का गया 500, तो उसको लगा यार 50 का 500 मतलब 10 गुना बना सकते हैं। तो यही चीज़ तो मैं करना चाहता था, इसी को करता हूँ, यही तो चाहिए मुझे। फिर वो वापस से वहीं पे आ गया जहाँ पे मैंने बोला था मत जाना। तो उसको सिंपल सी चीज़ है, पहले तो माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि जो उठापटक चल रही है उसकी एक्सपेक्टेशन की, इसको काम डाउन करो। और मार्केट में एक ही तरीके से पैसा बनता है, जब आओगे एक लॉट से काम करो। ऑप्शन बाइंग करनी है ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करनी है सेलिंग करो। लेकिन नए आदमी के लिए मैं ऑप्शन बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आपका जो एक लॉट का पैसा है वो भी चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली लॉस हो ही जाएगा यार, क्योंकि जब तक तुमने लॉस नहीं देखा तुम्हें पता ही नहीं लॉस होता कैसे। कैसे पता लॉस कैसे होता है, कैसे पता कि अकाउंट ब्लो ऑफ होता है, जब तक आप उड़ाओगे नहीं अकाउंट। लेकिन वो अकाउंट में अगर एक लॉट का पैसा है तो डर नहीं होगा, भले आपके पास 1 लाख रुपए बाहर रखे हों, लेकिन एक लॉट का पैसा ही अंदर रखना। अब ये मत करना कि मैंने 50,000 रखे हैं लेकिन ट्रेड एक लॉट से करूंगा। आप बहुत जल्दी उस पूरे 50,000 50,000 कैपिटल से ट्रेड करोगे, मानो मेरी बात, नहीं कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जिस दिन लॉस हुआ पूरा लगा दोगे, क्योंकि आपको लगेगा एक लॉट का लॉस है, पूरा लगाऊंगा, यूं रिकवर। और यहीं से शुरू हो जाएगा वो एक अंधी रेस जिसका कोई अंत नहीं है और जिसके आउटकम आपको पता भी नहीं है। आपको ऐसी जगह झोंक देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं अब कहाँ से निकलूँ। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो यही बोलते हैं कि शुरू में तो मैंने बहुत कमा, लॉस बोलते हैं, मेरा लॉस हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूँगा, ये वो, आप मेरे से बात करो।
इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे जो देख रहे हैं, ये शुरुआत जो हुई थी ना आपकी ट्रेडिंग में वो इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन उस शुरुआती टाइम पे सिर्फ एक काम करना, अगर आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करके 2,000 बनाए, 1,000 रुपीज़ बाहर निकाल लेना और उससे अपनी लाइफ में कुछ खर्च कर देना, जी लेना, खा लेना, पी लेना, कुछ भी कर देना, लेकिन प्रॉफिट बाहर निकाल लेना। अगली बार 2,000 रुपये बने, निकाल लेना। अब बोलोगे 2,000 का लॉस हो गया, क्या करूं मैं? लॉस हो गया तो कैपिटल आपका थोड़ा कम हो गया, घबराओ मत। उसका मतलब ये नहीं कि कुछ डालना है या निकालना है, उस दिन कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने लॉस को लिमिट में रखना। ऑप्शन बाइंग है तो 20%, ऑप्शन सेलिंग है तो 5 to 7%, ये लिमिट बना लो, कुछ लिमिट बना लो, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। लेकिन कोई बोले ऑप्शन बाइंग है, 5% का स्टॉप लॉस लेके मैं ट्रेड करता हूँ स्कैल्पिंग, मैं कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा स्कैल्पिंग किसी ने नहीं की। मेरा एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाएंगे सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, 60,000 से 60,000 से 14 लाख रुपए 40 दिन में स्कैल्पिंग करके बनाए थे मैंने, पूरा PNL डाला हुआ है। और ये आज की बात नहीं है जब ये दुनिया में इतने ज्ञानी हो गए, ये तब जब ये ज्ञानी पैदा भी नहीं हुए थे। 2019 का वीडियो है वो, 19-20 का वीडियो है, कोविड के पहले का। और वो वीडियो इतने लोगों ने मुझे तारीफ की कि क्या बात है, क्या चीज़ आपने की है, क्योंकि लाइव PNL उस टाइम पे तो कोई कल्चर भी नहीं था दिखाने का। 40 दिन तक अपने आप को कंट्रोल रखना और 60,000 से 14 लाख बनाना, वो डिसिप्लिन रखना, वो है स्कैल्पिंग। लेकिन क्या 14 लाख से मैं गिरा नहीं, गिरा 2-4 लाख नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जर्नी में आप गिरोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन बड़े पैसे बनाने के लिए आपको छोटा कैपिटल काफ़ी है। लेकिन मुद्दा कैपिटल का नहीं है, मुद्दा प्रॉफिट का नहीं, मुद्दा है उस आदत को बनाने का। जो ये बोले कि अगर मैं एक लॉट से 10,000 रुपीज़ नहीं कमा सकता अगले 2-3 महीने में, तो फिर मैं 100 लॉट से काम करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं नेट पे छक्के नहीं मार पा रहा तो फाइनल मैच में सीधे जाके मैं कैसे छक्के मार लूंगा? शॉट तो मुझे नेट पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो कई लोग जो अपनी डमी ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, पेपर ट्रेड करते हैं, कई ऐप हैं पेपर ट्रेड कराते हैं। पेपर ट्रेड में मुझे नहीं, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि जो साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए ना, क्योंकि रियल मनी लगा नहीं है तो वो प्रेशर नहीं बनता है, वो फील नहीं आता, आपको कोई रिवर्स ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं होता, लॉस का डर नहीं होता, पेपर है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा पैसा डालो मार्केट में, और वो जो प्रेशर बनता है एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा पैसा डालना है, और सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 50। बिल्कुल, तो छोटा पैसा है। अब वो छोटा पैसा मैं मानता हूँ उस छोटे की सबसे छोटी लिमिट है 1 लॉट। तो 1 लॉट ऑप्शन बाइंग, 1 लॉट ऑप्शन सेलिंग, इतना करो, कम से कम महीने 2 महीने करो। और उस महीने 2 महीने में अगर अंदर से एक बार भी इच्छा आ गई कि डाल देता हूँ 1 लाख, लगा देता हूँ 2 लाख, समझ लो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। वापस पीछे आओ, फिर से 1 लॉट से शुरू करो। यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे पता है, सब आता है, सब ये है, मेरे हाथ में वो सीक्रेट लग गया है। कुछ नहीं, 6 महीने बाद आप उन्हीं में से होगे जो मुझे मैसेज करते हो कि मेरे 20 लाख जा चुके हैं, लाइफ में डिप्रेस हूँ, किसी को बता नहीं सकता, मन करता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। ये शुरुआत कभी भी 20 लाख से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 लॉट से। 1 लॉट से, लेकिन 1 लॉट से 50 लॉट जाने में उसको सिर्फ लगे 1 हफ्ते। 1 लॉट से कमाया, 50 लॉट से गवाया, और डाला, सेविंग डाली, तब तक नहीं डाले जब तक बर्बाद नहीं हो गए। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें की हैं, लोन लिया मैंने, वो भी गलती थी, PF था मेरा, सेविंग का था, वो भी उड़ा, ठीक है। मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी, ऐसी नौबत आई, मुझे खाना डिलीवर करना पड़ा, ऐसी नौबत आई। मैं अपनी जब वो चीज़ें याद करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं वापस आओ, गलती जब होने लगती है वापस आओ, पीछे आता हूँ, ठीक है। मैंने मनी मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ की थी, बताऊंगा अगले पार्ट में। लेकिन नए लोग के सिर्फ एक चीज़ है, एक्सपेक्टेशन लो रखो, छोटे कैपिटल से शुरू करो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों ट्राई करो। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको बाइंग कैसी होती है वो मज़ा आता है, पता चलता है। और जब बाइंग करते हो तो ये पता चलता है कि सेलर कैसे कमाता है। क्योंकि बाइंग करके लॉस हुआ मतलब वो सेलर ने सेल किया था उसको और उसने कमा लिया। और जब आप सेलिंग करके पैसा कमाते हो तो बायर का लॉस हो रहा है। और बाइंग होके अगर पैसा कमाया तो कोई सेलर ने 50 में उसको सेल किया और 100 पे उसको बुक करना पड़ा, क्योंकि आपने 50 पे बाय करके 100 पे सेल किया। तो गेम आपको समझना पड़ेगा कि बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है। फिर वहाँ से अगला स्टेप है ओपन इंटरेस्ट समझो, उसके बाद साथ साथ प्राइस एक्शन हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। प्राइस कैसा बिहेव करता है। कोई बोलेगा सिंपल भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट हमेशा जाता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरा और गिरने के बाद इस एरिया पे बाउंस होने लगा और इसके नीचे नहीं जा रहा है बहुत देर तक,
तो यहाँ से देयर इज़ अ चांस कि बाउंस होगा, क्योंकि जब नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आएगा। तो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है उधर जाएगा। जिधर पे वो रुकने लगे, ज़्यादा समय बिताने लगे, फिर उसमें आप देखो लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो, ये क्या है? प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हैं, यही सब तो देखना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें एनालाइज करो, देखो लाइव मार्केट में। एक लॉट से जब पैसा लगा के खेलोगे ना तो आंखों से सब कुछ दिखेगा, लेकिन जहां आपने 1-2 लाख रुपए डाले आपको सब दिखना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ दिखेगा पीएनएल, अरे लॉस हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है, अरे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसी के बीच में झूला झूलते रह जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। यही चीज हम भी बोलते हैं, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस प्रॉफिट में पैनिक होते रह जाओगे, सीख कुछ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग कोर्स मेरे से लेते हैं जब भी, मैं उनको बोलता हूँ पहले 1 महीने आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। तो कई लोग बोलेंगे सर 20,000 से कर सकता हूँ क्या, 5,000 से कर सकता हूँ। 1 लॉट, इफ यू रियली थिंक 1 लॉट, 1 लॉट इज ए रूल जो सीखने के बाद आ पाओ। 1 लॉट पे सीखने के पहले सीखना है, और आप कभी भी प्राइस को एनालाइज नहीं कर सकते अगर आपका पैसा लगा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, सर मैंने कॉल ले लिया अब क्या करूं? लेने के पहले सोचना था। मैंने पुट ले लिया क्या करूं? लेने के पहले सोचना था। भाई लेने के बाद सोचना नहीं है, घर में आग लग चुकी है, लेने के बाद एग्जीक्यूट करना है बस। भाई पहले से ही आग लग सकती है, इस मोहल्ले में रिस्क है, पहले ही तैयारी कर लो। यही तो है दुनिया। बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस से लोग पढ़ते हैं, आईआईटी से पढ़ के ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस हो जाता है, अब बोलते हैं कि ये है वो है, क्यों लॉस हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई यही तो पढ़ के आए थे, भूल कैसे गए? रिस्क मैनेजमेंट एमबीए वाला तो सबसे ज़्यादा जानता है, वो कैसे भूल सकता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो पॉइंट इस कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं प्रॉफिट और लॉस में, तो उसमें कंज्यूम ना हो उसका एक ही सोल्यूशन है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ाएं, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं, और अगर आप ये करोगे 3 से 6 महीने तो आप वो सब कुछ देख लोगे जो एक ट्रेडर को देखना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी हमेशा धीरे धीरे बढ़ानी है। और मेरा मानना ये है कि जो कमाए हुए पैसे हैं उसी को दोबारा इन्वेस्ट करो, नया पैसा मत डालो। शुरू के 3 महीने हो सकता है आपको थोड़ा नया पैसा डालना पड़े, 1 लॉट से हो सकता है 10 लॉट तक आपको पैसा डालना पड़े, क्योंकि आप थोड़ा रैंप अप करोगे, थोड़ा बहुत करोगे। लेकिन अगर आप पे आउट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा भी, आपने 1000 रुपये कमाया, 500 भी, तो आप देखोगे कि यार जेब से तो पैसा गया ही नहीं। क्योंकि मेरे बॉटम से मेरे टॉप में मैंने अपनी पूरी जर्नी जो प्रॉफिट की है 3.7 लाख से शुरू की थी 2.5-3 साल पहले। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आए, शुरू में पैसे कमाए, कर्ज उधार था, चुकाने में चले गए, कैपिटल, क्योंकि मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या था, प्रॉफिट आया, जिसकी देनदारी है दे दो। क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो माइंड में प्रेशर रहेगा, अरे यार देना भी है, प्रॉफिट भी कमाना है, क्या करूं, दूं ना दूं, पहले कमा लेता हूं फिर दूंगा। ऐसा मैंने एक बार किया, चला गया। फिर मैंने अगली बार जब कमाया मैंने कहा नहीं पहले दो। कैसे आया? गलती करके आया। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देनदारी, किसी के भी पैसे लिए हुए हैं पहले दे दो, फिर जो बचे हुए पैसे हैं उससे ट्रेड करो। क्योंकि जो बचे हुए पैसे हैं उससे ट्रेड करने में आपको टेंशन नहीं होती है। जैसे नौकरी के साथ ट्रेड करने में ये टेंशन नहीं होती कि इस महीने के एंड में रेंट कैसे आएगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, पेट्रोल किससे भरेगा, पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि सैलरी आने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं यार फुल टाइम ट्रेडर बनना है, यो एंड ऑल दैट। मैं बोलता हूँ ये कहने में आसान है। अच्छा, मैं एक और चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा, अभी आपने उसको टच किया कि जनवरी में मैंने लॉस खाया था, वो क्या स्टोरी है? जनवरी में अदानी का इशू हुआ, सबके साथ हुआ, और अचानक से मार्केट उठते उठते अचानक से क्रैकडाउन हो गया। और उस महीने, आजकल मार्केट में ग्लिचेस काफ़ी होते हैं, तो एक ग्लिच में मेरा लॉस हुआ था काफ़ी बड़ा। तो ग्लिच में मेरा लॉस हो गया था करीब 30-35 लाख का, क्योंकि मेरा कैपिटल ही था 1.25 करोड़ का। अब आप बोलोगे बहुत बड़ा लॉस है, तो कैपिटल भी बड़ा था, 25-30%, चाहते ना चाहते हो गया। चलो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में वो चीज़ें होती हैं जो आपको दिख रही हों और फिर आप प्रिपेयर ना कर पाओ। मैं उससे उबर रहा था, थोड़ा रिकवरी कर ली थी मैंने 15-20, और अचानक से अदानी वाला न्यूज़ आया। उस दिन सुबह सुबह मैंने पुट सेल किए थे, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं नॉर्मली न्यूज़ से बहुत अपडेटेड रहता हूँ, लेकिन 9 बजे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो न्यूज़ रात से आना शुरू हुई, और सुबह 9 बजे कई बार आप लेट उठते हो, नहीं देख पाते, तो मैं नहीं देख पाया था। मैंने पुट सेल किया, और मार्केट खुलते ही गैप डाउन नहीं हुआ, लेकिन खुलते ही गिरने लगा। कुछ लोगों ने बोला सर कुछ न्यूज़ है, मुझे लगा कि होगी कुछ न्यूज़, आती रहती है, अदानी पे न्यूज़ है क्या ही हो जाएगा, पहले भी बहुत आई है। मैं बैठा रहा पोजीशन पे,
तो मैंने पोजीशन पे बुक किया करीब 22-24 लाख रुपए। फिर मैं पूरे दिन नहीं घुसा क्योंकि मेरे लिए वो सडन बहुत बड़ा लॉस था, और पुट सेल में 1.25 करोड़ की पोजीशन फिर से हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने रिफ़िल किया था अकाउंट को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी 4-5 दिन की मेहनत जो रिकवरी की थी चला गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस को बुक करके जब चीज़ें समझ में ना आए बाहर आ जाओ फिर सोचो, बाहर आ जाओ फिर सोचो, क्योंकि पोजीशन में रह के आप सोच नहीं सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बाहर आ गया। फिर एंड ऑफ डे में मुझे लगा यार सब कुछ गिरा, अदानी एंटरप्राइज नहीं गिरा, हो सकता है ये बॉटम है। फिर मैंने छोटी सी पोजीशन ली, अगले दिन धड़ फिर गिरना शुरू हो गया, फिर लॉस हो गया। और खुलते ही जब थोड़ा गिरा तो मुझे लगा अब और नहीं गिरेगा, वो गिरता ही जा रहा है, वो लो पे ही बंद हुआ। तो आप बार-बार उसमें जा रहे थे? नहीं, मेरी वो पोजीशन जो क्लोजिंग में थी वो खुली हुई थी, और अगले दिन मैंने पोजीशन को 500 पॉइंट गिरने के बाद एवरेज किया था। तो मेरी नेट पोजीशन जो थी वो पहले दिन के 20-25 कुछ लॉस था, दूसरे दिन भी करीब 30 का हो गया, क्योंकि मैंने अब पूरी कैपिटल जो अंदर कैपिटल था, मैं ऑलरेडी जो मेरे टोटल फंड्स जो मैंने पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट के उसके 20% अंदर था। अब मैं सोचा कि अब क्या करूं, अब तो हो गया लॉस बड़ा। अब मेरा कैपिटल जो टोटल था वो आ गया था करीब पहले 1.25 करोड़ था, उसमें वो ग्लिच के कारण 30 लाख साफ हो गया था। फिर इधर पे एक दिन 25, अगले दिन फिर 30 हो गया, 50-60 साफ हो गए, आ गए हम 40-45 पे। जो मैंने बताया भी कि उस महीने का जो लॉस है वो 1.19 CR है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये महीना ही ख़राब चल रहा है लगता है। फिर भी मैंने फ़ाइट की, और फाइट का मतलब नहीं है, देखो कई लोग बोलते हैं रिवेंज, फाइट, रिकवरी, गलत शब्द समझते हैं, लेकिन रिकवरी इज़ ऑल्सो हीलिंग, और हीलिंग इज़ नेवर बैड, लेकिन उसको सही अप्रोच से करना है। तो मेरी अप्रोच, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो मुझे विश्वास था मैं तो कर लूँगा, लेकिन इस बार बड़ा था झटका। मतलब मेरा पहला बार का लॉस था 45 लाख टोटल जो हुआ था, वो रिकवर करने में लगे कितनी स्ट्रगल, कितनी जर्नी, ये तो यार झटके में चला गया पैसा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और मैंने फिर कैपिटल ज़्यादा रिफिल नहीं किया, 10-15 किया, 50 पे लाया कैपिटल, और फिर उसके बाद मैंने वो महीना मेरा 1.19 करोड़ माइनस में गया। अब ये सुन के बहुत सारे लोग यहाँ पे कांप रहे होंगे जो सुन रहे हैं कि इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी नेगेटिविटी, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि ये सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, 3.7 लाख से। मैं हमेशा अपनी कहते हैं ना कि नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम, क्योंकि उससे कई बार आपको ग्राउंडेड भी रहते हो, बिलीफ भी आता है। मेरे को बिलीफ आता है उससे। मैं अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ, जब वो लोग लॉस वॉस कर लेते हैं, वो नहीं सुनते मेरी। होता क्या प्रॉब्लम ना दुनिया में कि आपका दोस्त ही आपकी बात नहीं सुनेगा, घर की क्योंकि वो दोस्त है ना। अरे ये क्या मेरे को सिखाएगा, हम लोग तो साथ में चाय पीते थे, ये कैसे मेरे सिखा सकता है। वो जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हो सकता है ठीक है मानना नहीं चाहता, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अपने दोस्तों की बहुत केयर करता हूँ। ठीक है, केयर करता हूँ इन ए सेंस कि मैं सबकी केयर करता हूँ, इन ए सेंस कि मैं पैसे नहीं दूंगा उधार, क्योंकि मैं यही कहता हूँ तुम्हारी फाइट है, तुम्हें लड़नी पड़ेगी। बैंक तुमको लोन दे रहा है, नहीं दे रहा ना, फिर मैं तो बैंक नहीं हूँ। तुम मुझसे पैसे गलत आदमी से मांग रहे हो। कई लोग सोचेंगे अरे तुमको पैसे दे देने चाहिए, क्यों? मेरे को किसने दिए थे? मेरे को मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए थे, अपनी फाइट मैंने खुद लड़ी है, और क्या क्या झेला है मैं बता दूं तो भाई, कितनी रातों में रोते हुए सोया हूं मैं कि अगला दिन सुबह अच्छा हो। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे 55,000 रुपये उधार दिए थे, बहुत अच्छा है, आज भी बात होती है। उसने मुझे बोला था भैया, वो क्रिकेट खेलता था मेरे साथ, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जो ऐसी बॉन्डिंग कराती है, तुम अनजान के साथ खेल लो ना, तुम लोग जितना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है उससे ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी क्रिकेट ग्राउंड में दो अनजाने लोगों की। तो मेरा अच्छा दोस्त था, बोलता है भैया बुरे समय की खासियत ही यही है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहता, और जब आप ऑलरेडी गिर चुके हो तो आपको पता है कि अब तो जाने वाला है, इससे नीचे कहाँ जाएंगे। बस आपको जी जाना है, आपको इसको समय निकालना है, समय निकालना है, जी जाओ भैया यहाँ पे, इससे बुरा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मेरे को ना हमेशा, मैं आज भी याद रख करता हूँ। सोचो वो हम लोग वॉक कर रहे थे रात को 11 बजे, और मैं मेरे दिमाग में दिन भर बोलता था यार उस दिन वो 2.5 लाख नहीं बुक किए, उस दिन वो 50,000 कर लेते, यार वो गलती की है, ये गलती की। मैं हमेशा अपनी गलतियों को बहुत याद करता था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी मिस्टेक्स का एक पेपर बना लो और उसको चिपका लो अपनी दीवार में, 1 महीने तक देखोगे ना गलतियाँ बंद हो जाएंगी, और गलतियाँ बंद हो गई तो पैसे बनने शुरू हो जाएंगे।
लोग गलतियां ही नहीं याद रखते अपनी, लिखते नहीं है खुद की लिखते नहीं है। मेरे तो यहाँ पे प्रिंटेड है, आज भी प्रिंटेड है, अभी बता रहा हूँ। इसी पे अगर हम एक पॉइंट पे आए कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना काफी सजेस्टेड रहता है मार्केट लेकिन जर्नल आप देखोगे नहीं ना, ऐसा जर्नल जो आपके सामने क्या, वो आप टोनी स्टार्क तो नहीं हो कि आपका वो बार बार हाँ अब तुमने ये गलती की, तुम्हारे सामने वो जारविस भेज देगा, देखो तुम्हारे सामने गलती है, आज तुमको पूरे दिन ही देखना पड़ेगा, पनिशमेंट है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। अपने आप को कोई गलती दिखाना नहीं चाहता। वो ऐसा लगता है ना कि अपने गाल पे तमाचा मारना, हाँ हाँ मुझे पता है गलती की मैंने, कल से नहीं करूँगा, मुझे पता है मैंने गलती की, कल से नहीं करूँगा, बस आगे बढ़ो। लेकिन माइंड में और दिल में छप जाए वो गलती ना, तो फिर उसको भुलाना मुश्किल होता है। तो वो सब चीज़ें जब मेरे को की मैंने, तो मेरे को ये सब झेला था मैंने, और मैंने बाउंस बैक किया था। मैंने तुमको बताया 10,000 से मैं ट्रेड करता था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जो पैसे आते थे मैं उससे जिसकी भी लेनदारी थी, जिससे भी देनदारी थी, जिसको पैसे देने थे, जिससे लिए थे, मैंने सबको वापस करता था। मैंने लास्ट तक, मैंने पहली बड़ी परचेज मेरी स्कूटी थी 37,000 की सेकेंड हैंड स्कूटी, और वो मुझे इतनी प्रिय है आज भी, मैं उसको उतने ही प्यार से पूछता हूँ। क्यों? इट रिमाइंड्स मी वेयर आई केम फ्रॉम। तो अपने आप को वो याद दिलाते रहना पड़ेगा। और मैंने उस दिन अपने आप को जब याद दिलाया तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि भाई लॉस तो हो गया है, लेकिन पहले भी लड़ा हूँ, रिकवर किया है, इस बार कर लेंगे। ठीक है, महीना गया, महीने में खूब फाइट लास्ट में की, कभी प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, लेकिन एक चीज़ है कि बेस बन गया था। देखो मैं हमेशा अपने आप को समझाता हूँ कि जब भी गिरोगे ना हाइट से, तो कहीं ना कहीं बेस बनेगा। मार्केट भी गिरता है, बेस बनाता है, बाउंस होता है। वैसे ही अपनी लाइफ में भी गिरे, बेस बनाया, बाउंस होंगे। जो बेस था ना मेरा 2016, 17, 18, 19 वो बन चुका था। काफ़ी मैंने अपने आप को तपा लिया था। अब कितना और यार। और उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। ये था कि गिरते थे बीच में, लेकिन बाउंस बैक कर लेते थे और बड़ी जल्दी कर लेते थे। बस वो बिलीफ। इस बार मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा P&L शेयर किया है ट्रेडर कार्निवाल में। मैं यहाँ पे भी इमेज डलवा दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। 1.19 CR में मेरी टोटल ट्रेड्स हुई थी 5,000 ट्रेड्स। उसमें बहुत बड़ा रोल ग्लिच का था, वरना इतनी ट्रेड नहीं होती। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ जो हुआ मेरे अकाउंट में हुआ, मेरे देखते हुए हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, लॉस खाया तो मेरे अकाउंट में हुआ ना। मैं तुमको बहाना मारूं कि लॉस हो गया, ये वो कुछ होना तो है नहीं। फाइट तो मेरे को करनी है ना। मैंने अगले महीने क्या किया, मैंने सबसे पहला काम किया, मेरे को ये गलती पहले से समझ में आ रही थी। उससे पहले मैं एंजल में ट्रेड करता था, मुझे गलती समझ में आ रही थी कि मैं बहुत हाई वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा हूँ। 1 करोड़, 1.25 करोड़, बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम। उतना मार्केट में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। आप जब ऑर्डर मारो तो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस ऊपर भाग जाएगा और बाकी पेंडिंग रह जाएंगे। फिर इधर कैंसिल करो, फिर उधर पे वो चला गया टारगेट के पास, तो उधर पे निकलने को सोचो तो उधर से वो वापस से नीचे आ गया। तो आधे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, आधे नहीं हुए। तो वॉल्यूम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाइंग में, सेलिंग में नहीं होता, बाइंग में होता है। तो मैं समझ गया था कि वॉल्यूम प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया ही नहीं। मैंने 50 से शुरू किया। टू माई सरप्राइज मेरी ट्रेडिंग इतनी बेहतरीन हुई। फरवरी का मंथ है, छोटा महीना, 20 दिन भी नहीं होते उसमें, 16, 17, 18 दिन, जो भी कम दिन थे। ठीक है, 17-18 दिन में मैंने 1.91 CR रिकवर किया विथ कैपिटल ऑफ 50 लाख। कितना था? 1.19, 1 करोड़ 20 लाख लॉस। फरवरी में, सिर्फ फरवरी में 50 लाख यूज करके 1.91, 1 करोड़ 91 लाख रिकवरी। मैंने कहा ये क्या हो गया? ऐसा नहीं कहा मैंने, ऑब्वियसली विश्वास ऐसा नहीं था कि चमत्कार था। और कोई बोलेगा कि ये जैकपॉट लगा होगा, इसका पक्का जैकपॉट लगा होगा, 100 का 200, 600 बनाया होगा। फोटो में कलर आप कोडिंग देखोगे, 20 जो भी दिन थे, 3 दिन या 4 दिन रेड था, बाकी सारा ग्रीन था। और कोई भी जैकपॉट नहीं था। हाँ, बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तभी ना 1.91 बना, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में बन गया 5 गुना वाला। नहीं, कुछ लॉटरी नहीं 10-15, 10-15, 20-25, 20-25 स्टेप। लेकिन मैं वेट करता था, मैं वेट बहुत करने लगा। मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो 5,000 थी, इस महीने हो गई, नहीं पहले ग्लिच वाले में 12,000 थी, इसमें हो गई 5,000 सीधे। कैसे? नंबर ऑफ ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स, कम ट्रेड लेने लगा। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा कमा लूंगा। सबसे गलत धारणा यही है।
डेली ट्रेड करूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा 1 महीने बाद। सबसे गलत धारणा यही है। मेरी ट्रेड कम हुई, प्रॉफिट देखो जितना रुक 1.91 के करोगे, नहीं, सही जितना trade क्वालिटी करने से इसमें जाओगे। सही वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया, बाय द डिप है तो हर डिप पे बाय किया, फिर जब रेजिस्टेंस के बाद कोई और न्यूज़ आया फिर सेल द बाउंस करना शुरू कर दिया, 2 दिन सेल द बाउंस, 2 दिन से बाय। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया, मैंने वेट किया और मैंने बड़े प्रॉफिट के लिए खेला। मतलब ये है कि कैपिटल कम हो गया। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब कैपिटल छोटा होता है ना तो आप बड़े मूव पकड़ सकते हो और पकड़ते हो, और जब बड़ा कैपिटल होता है कांपते रहते हो 5% बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बड़े कैपिटल में आपको डर है कि ये मेरा बहुत बड़ा कैपिटल का हिस्सा है, चला गया तो क्या होगा। लेकिन जब छोटा कैपिटल होता है तो आप बोलते हो यार कंफर्टेबल होते हो, आई नो, आई बिलीव इन माई सिस्टम, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, लेट्स प्ले फॉर इट। वेट करते हो, वेट करोगे तो बनेगा पैसा 50 क्योंकि से वहाँ पे 70। आपको पता होता है कि हीरो या जीरो नहीं होने वाला है। आप और एक मैंने क्या किया ना, कैपिटल को 75 के ऊपर नहीं जाने दिया, पे आउट 50 से 75 किया, लेकिन सारा पे आउट पे आउट पे आउट पे आउट। और जैसे ही मेरा 1.2 हुआ, कॉन्फिडेंस हाई था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फरवरी एंड होते होते मैंने अपना कैपिटल 75 से भी कम करके 25 कर दिया। ओके। मैं समझ गया था प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है। प्रॉब्लम थी कि हम चौथे गियर पे एक टायर पे गाड़ी चला रहे थे और सर तो फूटना है। हाँ। तो उसको मैंने रिस्क को कम किया और मैंने सबसे पहले यही चीज़ की मैंने कैपिटल जब 25 लाख किया, अब सोचो क्या हुआ होगा मार्च में। मार्च बड़ा महीना, बड़ी एक्सपायरी होती है, ईयर एंड है, सब कुछ है। मार्केट मार्च का सबसे टफ है। हाँ। लोग रो रहे थे कि मार्च यार इतना बुरा मार्केट हमने कभी नहीं देखा, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, यही बोल रहे थे ना मार्च के बारे में, अगर याद हो तो। मार्च में मैंने शुरू किया 25 लाख से, और मार्च का मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़ 2 लाख विथ ए कैपिटल ऑफ 25 लाख। मतलब लगभग 400% 1 महीने में। 400% कैपिटल कहाँ, सवा की बात करता था मैं, उससे ट्रेड करता था, 25 से कर रहा हूँ, रिजल्ट उतने ही अच्छा आ रहा है। प्रॉब्लम थी कैपिटल में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने बोला कि नए लोगों को एक लॉट से ट्रेड करना है, नहीं मानोगे तो फिर किसी ना किसी को चिट्ठी लिखोगे कि मेरे को बचा लो, मैं दलदल में घुस गया हूँ। और दलदल में आप घुसे हो, आप ही बचा सकते हो अपने आप को, खुद ही खुद या फिर निकल मार्केट छोड़ दो, या फिर बदल जाओ और मार्केट में वापस आओ। 2 ही सॉल्यूशन है, छोड़ दो या वापस आओ बदल के। और मैं जो बदलाव किए मैंने यहाँ पे 3 महीनों में, अब बोलोगे यार 10 साल में जो तुमने नहीं सीखा वो अभी सीखा। जो इस महीने में सीखूंगा वो अभी तक नहीं सीखा होगा। जो तुम आज सीखोगे वो तुमने कल तक नहीं सीखा होगा। मार्केट हर दिन सिखा रहा है, क्या करें, छोड़ दें? सीखना तो छोड़ना नहीं पड़े, छोड़ ही नहीं सकते ना, सीखना पड़ेगा यार अगर आगे बढ़ना है। हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है। एक और चीज़, अप्रैल में 8 दिन हुए, 25 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ। 25 लाख में मेरा PNL टिल वीकेंड था ऑलमोस्ट 40। अब इस पे अभी आपने जो बोला एक पॉइंट कि मार्केट ट्रेडिंग छोड़ दो अगर नहीं हो पा रहा है तो कई लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि मैं हार मान के चला गया, बट क्या कुछ लोगों के लिए छोड़ देना ज़्यादा बेटर है? एब्सोल्युटली छोड़ो, लेकिन कुछ समय के लिए। कहते हैं ना, भगवान राम ने भी वनवास लिया। भगवान राम की महानता वनवास के टाइम पे जो उन्होंने झेला, उससे निखर के आई ना। ओके। भगवान राम इतने महान तब तक नहीं थे जब तक वनवास में नहीं गए थे, और जब वो लौटे तो जो एक्सपीरियंस और जो चीज़ें उन्होंने देखी, झेली, लड़ा, जीता, उसने महान बनाया भगवान राम को। पर इसमें टेम्पररी एग्जिट ले रहे हो? टेम्पररी एग्जिट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मैं इसमें और एक आगे जाकर बोलना चाहूँगा कि अगर खुद का कैपिटल खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो परमानेंट एग्जिट कर लो, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ मार्केट में, या फिर दूसरे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर लो। क्यों आपको हमेशा मार्केट में ही या शेयर मार्केट में ही जाना? मतलब सबके लिए तो सूटेबल नहीं है ना। हर किसी का अलग अलग मन नहीं मानेगा ना वो, उसके लिए तो भाई जो हराया है उसी को हरा के मन मानता है। हाँ, वो तो है। मान लो मेरा एक दोस्त है, मेरे से बोला 2 साल से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी मिला बैंगलोर में, बोलता है थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दें, हमारा भी 20 लाख फंसा है। वो निकाल के ही मानेंगे। तो ऑब्वियस है, बोलने को तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अंदर वो रहता है, अंदर यार वो जो एक झिझक कील है ना, रहती है, कील, हाँ, वो निकलेगी, चुपती उसी रहती है वो, को मतलब हरा के ही नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जब प्रॉफिट में था या नहीं था या लॉस, जब तक लॉस में था तब तक मुझे एक अंदर से दुख होता था। जब मैं प्रॉफिट में आ गया तो मुझे खुशी नहीं है
इस चीज़ की कि मेरे पास प्रॉफिट, मतलब पहले तो आप फ्लैट में आए, फिर फ्लैट में आने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये चलता था 10 साल तक अगर मैं मजदूरी भी करता तो इतना कमा लेता। तो फिर मैंने कहा कितना मजदूरी में मिलता है भाई महीने का? 15,000 तो मिलता, तो साल का इतना, तो 10 साल का इतना, हाँ इतना और निकालना पड़ेगा क्योंकि मजदूरी भी तो निकालनी है, फ्री के थोड़ी ना, बॉन्डेड लेबर वो थोड़ी है, समय भी तो दिया है जो मार्केट छोटू थोड़ी है कि बस खाना खिला सुबह शाम और काम करेगा, नहीं पैसा चाहिए। तो जब ऐसा करने लगा तो उसके बाद मेरे दिमाग से वो नंबर ही हट गया कि मैं कब माइनस से प्लस में आया, कब प्लस से इतना प्लस हुआ, प्लस से उतना प्लस हुआ। मेरे माइंड में प्रोसेस चलने लगा, ना कि वैल्यू। और आज भी मुझे नहीं पता कि कितना क्या है, जैसे मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेट मेरा इतना है, मैं देखता ही नहीं नंबर, क्योंकि वो नंबर दिमाग में चढ़ता है। मैंने क्या बोला था 35 दिमाग में चढ़ा था, क्या हुआ हश्र, वो 35 25 को भी जीरो करवा देगा, माइनस में और ले जाएगा, माइनस में भी ले जाएगा। तो माइंड में नंबर मत चढ़ने दो। बहुत लोग के नंबर है, मेरा 20 लॉस, कोई बोल रहा है 25, कोई 50, सब ऐसे जप रहे हैं जैसे रामधुनी हो, सुबह शाम जप रहे हैं मेरा 20, मेरा 25, सब जप रहे हैं। जपना छोड़ दो, प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस क्या है? छोटे से ट्रेड करूंगा 3 महीने, इसमें अगर मैंने 10 का, अगर 10,000 में ऑप्शन बाइंग में 50 बनाने लायक हो गया मैं, तब मैं 50 से ट्रेड करूंगा। नहीं, मैं तो पहले ही लोन लूंगा, 10 लाख से ट्रेड करूंगा, मैं अपना कैपिटल और 2 महीने में डबल और बाहर। लक्ष्य भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके। आपने जितना ओपनली और ब्रूटली अपनी जर्नी शेयर करी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी ये सोचे कि यार लोग क्या सब सोचेंगे, और जितने रियल तरीके से आपने अपनी जर्नी शेयर करी है, मुझे उम्मीद है लोगों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी, और शायद बहुत सारे लोग वो स्टेज से पहुंचने से पहले ही आपके एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ना अपने हाई पॉइंट्स बता देते हैं, लोज कोई नहीं बताना चाहता, वो हमेशा अंदर रखना चाहते, छुपा के रखना चाहते। जो आपने सारे लोगों के सामने रखे, उससे जो लोग सीखेंगे, और जो गलतियों से सीखने वाली एक चीज़ होती है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो लोगों की गलतियों से सीखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आपने जो गलतियाँ की है उससे सीखेंगे। इसीलिए मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, और इसीलिए मैंने अपने हाइज भी बताए। आर्मी ऑफिसर बन सकता था, सपना बताया, और आर्मी ऑफिसर नहीं बना तो उसके बाद जो मेरी लाइफ में पिछले साल हुआ, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ, उनकी मैंने मदद की, पूरे साल अपना फ़र्ज़ निभाया और हेल्प कर पाया। पापा के ऊपर प्रेशर नहीं आया, हर चीज़ से, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट रहा। भैया नहीं आ पाए काफ़ी टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप खुश हो या नहीं हो, ट्रेडिंग करके या पैसे बना के या लॉस रिकवर करके। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसा सिर्फ एक नंबर ही रहता है डीमैट के अंदर। तो डीमैट के बाहर थोड़े पैसे अगर लोग निकालेंगे तो उनको ज़िंदगी जीने में मदद मिलेगी, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और जो मैं मनी मैनेजमेंट में बताता भी हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो प्रॉफिट का है वो निकालते जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे क्या तूफ़ान आने वाला है आपको नहीं पता। अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूफ़ान आ गया तो उससे लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे आपके पास नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रेडिंग में आप इतने खो चुके होंगे कि आपको प्रॉफिट लॉस और वो नंबर दिख रहा होगा डीमैट अकाउंट के अंदर, और सारे के सारे ट्रेडर इस समय उसी में खोए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी था उन तक ये बात पहुंचाना, और इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा और जो भी चीज़ आप पूछोगे उसका आंसर दूंगा, ओपनली, ब्रूटली। भले लोगों को लगे कि यार ये कैसा इंसान है, इसने क्या किया नहीं किया, अच्छा बुरा। देखो इज़्ज़त क्या है जो सामने वाला दे रहा है, राइट, लेकिन उससे भी बड़ी इज़्ज़त ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो आप अगर अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, तो दूसरा क्या सोचता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो ऑलरेडी जब मैं दुकान खोला था तो जो कहना था कह ही रहे थे ना, लेकिन उन्होंने मेरे रिकवरी में मदद तो नहीं की। रिकवरी तो मैंने ही की ना, तो मैं सोचता ही नहीं इतना ज़्यादा। बस मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं कहूँ और जो मैं आज करूँ उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, और आई होप ये पॉडकास्ट उसी ओर एक कदम रहेगा। आप लोगों के तरफ से भी जो सपोर्ट मिला कि ये सब करा ऑर्गेनाइज इंदौर आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग कुछ ना करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कुछ करने के बाद कहने दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू लक्ष्य भाई, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक यू। एंड आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ये बताएं और कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमने ऊपर टच की हैं, तो मेरे चैनल पे भी आप आ जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊँगा, लेकिन अपने से जितना बता सकता था मैंने बताया। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।